नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देश के नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर और हमारे चैनल लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम पर। मेरे दोस्तों, कल शाम को 7 बजे से हम लोगों ने एक सेशन की शुरुआत की थी जिसे बोला गया जीए महा रिवीजन बैच, जो आपके आने वाले आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ मेंस एग्जाम और अब आईबीपीएस क्लर्क मेंस के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे दोस्तों, इन एग्जाम्स के बाद हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क पर फोकस करेंगे। एफसीआई और एसबीआई क्लर्क और पीओ मेंस के नज़रिए से मेरे दोस्तों बैच आपके लिए लाई जाएंगे। तो रफ्तार के साथ इन बैचेस में जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जैसे कि हमेशा आपसे बोलते रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सेशन शेयर करेंगे मेरे दोस्तों तो आपका ही फ़ायदा होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक मेरे दोस्तों अच्छा कंटेंट पहुंच पाएगा जो उनके एग्जाम की नज़र से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ये बैच सेकंड क्लास है मेरे दोस्तों। आज शुरू करते हैं। आपके लिए कई सवाल रहे हैं, सवालों को उधेड़ के रख दिया जाएगा, पोस्टमार्टम किया जाएगा, हर सवाल से कई सवाल और जो आपके एग्जाम की नज़र से काम की चीज़ें हैं वो आपको बताई जाएंगी। सेकंड क्लास है यार जी महा रिवीजन बैच का। भास्कर प्रताप मिश्रा मेरा नाम है, फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी पर। दोस्तों, मैं जीएजीएस फैकल्टी एक्सपर्ट इन जीएन बैंकिंग फॉर ऑल बैंक एग्जाम प्लस वेरीफाइड एडुकेटर। सबसे खास बात आपके लिए, अनअकैडमी पर इस समय चल रहा है 20% का ऑफ। किसी भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर मेरे दोस्तों आप पा सकते हैं 20% की छूट। आपको बस एक कोड का इस्तेमाल करना और वो कोड क्या है, BPM10। इस कोड का इस्तेमाल करिए हचक के और पाइए 20% का ऑफ। जितने बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, स्वागत सभी का, मोस्ट वेलकम। विकास धाकर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, वेरी गुड इवनिंग, क्या हालचाल आपके, स्वागत है आपके। ठीक है भाई, दोस्तों को शेयर कर दीजिए फटाफट। अब सबसे खास बात मेरे दोस्तों, जो ऑफर चल रहा है वो 30 सितंबर तक का ही है, 30th ऑफ सितंबर तक का ही ऑफर है। आपके लिए यहाँ पर कुछ फीचर्स दिए गए हैं, यूए लाइट, प्लस और आइकॉनिक। सबसे पहले सबसे खास बात, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की जब बात करते हैं तो ये जितने भी फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं सब आपको आइकॉनिक में मिलते हैं। टेस्ट सीरीज, डेली प्रैक्टिस पेपर, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, फ्री लाइव क्लासेस, रेज हैंड फैसिलिटी, एप्लीकेशन पर नोट्स मिलेंगे, फिजिकल नोट्स मिलेंगे, पर्सनलाइज सॉल्यूशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा मेरे दोस्तों आपको आइकॉनिक में। 967 पर मंथ के हिसाब से मेरे दोस्तों ये सब्सक्रिप्शन प्राइस है इस समय। अगली बात, प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको ये फिजिकल नोट्स नहीं मिलेंगे और पर्सनलाइज सॉल्यूशन नहीं मिलता प्लस में। लाइट में मेरे दोस्तों टेस्ट सीरीज मिलेगी और डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे। अब आपको देखना है कि आपके लिए सबसे बेहतर क्या है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये सब नए बैचेस शुरू हो चुके हैं। अगली बात, अचीवर्स बैच फॉर ऑल बैंक एग्जाम्स शुरू हो चुका है। ऐसे में दोस्तों एक्सीलरेटर बैच स्टार्ट हो चुका है, फाउंडेशन बैच, प्रीमियर बैच। हमारा बैच क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन बैच। एकदम बेसिक से आपके लिए बैंकिंग कंसेप्ट, करंट अफेयर 6 मंथ का लाएंगे। सुबह 11 बजे, मॉर्निंग 11 AM पर मेरे दोस्तों ये बैच आता है। कितने बजे आता है जानकारी दे देता हूँ मैं आपको। मॉर्निंग 11 AM पर, सुबह 11 बजे, मॉर्निंग 11 AM पर मेरे दोस्तों ये बैच आता है आपके लिए। मैं लाता हूं जनरल अवेयरनेस का सेशन जिसमें हम डिस्कस करते हैं बैंकिंग कंसेप्ट को दोस्तों, साथ साथ में MCQs, करंट अफेयर पर आधारित मॉक टेस्ट, वो भी मंथ वाइज। साथ साथ में हमारे हैं हिमांशु सर, कौशिक मोहंती सर और मैम, जो कि इंग्लिश की क्लासेस लेती हैं। तो उस बैचेस में फटाफट एनरोल कर लीजिए, आपके एग्जाम की नज़र से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सब्सक्रिप्शन में मिलता है आपको नोट्स प्लस पर एप्लीकेशन पर, और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर फिजिकल नोट्स और एप्लीकेशन दोनों पर ये सुविधाएं मिलती हैं। मेरे दोस्तों, इस समय अनअकैडमी के द्वारा एक बहुत ही खास इनिशिएटिव शुरू किया गया है और वो ये है कि प्रीवियस ईयर के जो भी सवाल हैं आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ, एसबीआई पीओ में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनके आपको स्टेप वाइज वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। क्या करना है आपको जाना है मेरे दोस्तों वेबसाइट या फिर लर्नर ऐप पर, क्लिक करिएगा डाउट्स एंड सॉल्यूशन सेक्शन पर, पास्ट एग्जाम में जाइए और पाइए वीडियो सॉल्यूशन जितने भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए जो चल रहा है इस समय। अब प्लस और आइकॉनिक की सारी बातें बता चुका हूं, बस इस कोड पर दिमाग पे रखिए, अपने दोस्तों साथियों की मदद करिए, इस कोड को फैला दीजिए आग की तरह। ठीक है दोस्तों, जैसे बच्चे लाभ उठा पाएं। आकाश पांडे, विकास, जितने बच्चे जुड़े हैं सभी का स्वागत, मोस्ट वेलकम। बेटा आप एसएससी की तैयारी करें, डोंट वरी। यहाँ पर जो करंट अफेयर का सेशन चल रहा है, करंट अफेयर से संबंधित बहुत सारी चीज़ें जो स्टैटिक की हैं वो आपके एसएससी के एग्जाम में भी पूछी जाएंगी। जैसा कि आपको पता है पैटर्न बदल चुका है एसएससी का, मेंस में भी अब आपके लिए जीएजीएस इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है भाई, मोस्ट वेलकम, स्वागत है सभी का। पहला सवाल आपके सामने है, हु इज द प्रेजेंट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। इस समय रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर का पद किसके पास है? आंसर कर दीजिए, कौन है वो? अब आपके एग्जाम में 2011 का जो जनगणना हुआ था, सेंसस हुआ था मेरे दोस्तों, उससे संबंधित बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, सेक्स रेशियो से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है और अभी हाल में ही एक रिपोर्ट आई है सेक्स रेशियो से संबंधित ही, उत्तराखंड सबसे पिछड़ा बताया जा रहा है। साथ साथ में पॉपुलेशन
मैक्सिमम पॉपुलेशन, मिनिमम पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है जी, लिटरेसी, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनसे संबंधित सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है भाई। सेक्स रेशियो सबसे बेहतर किसका है आपको भी पता है मेरे दोस्तों, केरल का है, केरल। ठीक है भाई। अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो पुदुचेरी। पॉपुलेशन की जब बात करते हैं तो मैक्सिमम पॉपुलेशन मेरे दोस्तों यूपी की है और पॉपुलेशन डेंसिटी मैक्सिमम बिहार की है। यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो यूटी में मेरे दोस्तों दिल्ली मैक्सिमम डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी की है। लिटरेसी में मेरे दोस्तों केरल नंबर 1 पायदान पर है, आपको पता ही है। अब यहां पर पूछा गया है रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर इस समय विवेक जोशी साहब हैं। लेकिन अगर एग्जाम में यह पूछ ले जाए कि 2011 का जो जनगणना हुआ था उस समय कौन था, तो उस समय सी चंद्रमौली साहब थे, याद रखिएगा। एग्जाम की नजर से काम का पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल एक मंत्रालय से संबंधित है। आपके एग्जाम में आरआरबी पीओ के मेंस के एग्जाम में आपसे एक मंत्रालय, मंत्री, संसदीय क्षेत्र पूछ लिया जाता है। ठीक है भाई, सेशन को लाइक कर दीजिए दोस्तों। एक मंत्रालय, मंत्री, उसका संसदीय क्षेत्र एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यहां पर पूछा जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी कि शहरी आवास मंत्रालय किसके पास है? तो सही जवाब है हरदीप सिंह पुरी के पास ये मंत्रालय है। इनके पास एक और मंत्रालय है, इसका नाम है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री, पीएनजी। ये मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। अगली बात, गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके पास जल शक्ति मंत्रालय मेरे दोस्तों है। धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन और स्किल संभाल रहे हैं, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय संभाल रहे हैं। भूपेंद्र यादव के पास भी 2 मंत्रालय हैं, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट प्लस एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। और वीरेंद्र कुमार खट्टिक जी के पास सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है। ठीक है भाई। तो ये सारे मंत्रालय मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं। अब ऐसा लगता है कई बार कि सरकार में एक एक मंत्री को, एक एक सांसद को मेरे दोस्तों 2-2, 3-3 मंत्रालय दिए गए हैं। अच्छे मंत्रियों की कमी है क्या? लोगों की कमी है क्या? बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों। बता दीजिए सीबीआई के इस समय डीजी कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है? बहुत ही सरल सवाल है, लेकिन ये 5 के 5 ऑप्शन 5 नियुक्तियां बताते हैं। सुबोध कुमार जायसवाल साहब जो हैं ये इस समय सीबीआई के प्रमुख हैं। ठीक है भाई। कुलदीप सिंह इस समय सीआरपीएफ की जिम्मेदारी से देख रहे हैं, सीआरपीएफ की। दिनकर गुप्ता मेरे दोस्तों नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, जो इस समय पीएफआई के पीछे पड़ चुकी है ना, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। तपन डेका जो है आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो से संबंधित है। सामंत गोयल की जब बात करते हैं तो ये रिसर्च एंड एनालिसिस विंग देख रहे हैं। तो कहने के लिए मेरे दोस्तों एक सवाल है, लेकिन एक सवाल में 5 ऑप्शन और 5 ऑप्शन को उधेड़ के पढ़ना ये बड़ी खास बात है। इससे क्या होता है, आपकी जनरल अवेयरनेस और दुरुस्त होती जाती है। अगला सवाल, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अवार्ड जो है और राजीव गांधी रूरल ओलंपिक्स, ये जो गेम्स की शुरुआत की गई है ये कौन से स्टेट में शुरू की गई है? कृष्णकांत, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। यहां पर आपको जवाब देना है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और राजीव गांधी रूरल ओलंपिक्स, इसकी शुरुआत कौन से स्टेट में हुई है? ये वही राज्य है जहां पर इस समय राजनीतिक उठापटक जारी है। सचिन पायलट, अशोक गहलोत, खेमे अलग अलग बटे हुए हैं और जो अलग से पर्यवेक्षक भेजे गए थे वो भी कुछ फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। राजस्थान में मेरे दोस्तों कुछ खास बातें ध्यान रखिएगा। अभी हाल में ही जब राजस्थान की चर्चा करते हैं तो यहाँ की कैपिटल सिटी जो है जयपुर, ये बड़ी खास है स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक तो सेकंड वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, दूसरी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, याद रखिएगा, और विश्व का तीसरा थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम मेरे दोस्तों ये कहाँ पर बन रहा है? ये बन रहा है दोस्तों जयपुर में ही बन रहा है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? मोटेरा का अहमदाबाद में है, जिसका नाम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, इनमें मेरे दोस्तों इनकी जो प्रीमियम रेट्स हैं, इनमें 1 जून 2022 से भारी परिवर्तन किया गया है। इसके लिए लोग अभी तक सड़कों पे उतरे नहीं हैं, क्योंकि खाते से सीधा सीधा पैसा कट जाता है और इंश्योरेंस मिलता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो 436 रुपया, ये पहले 330 हुआ करता था, पहले 12 रुपये हुआ करता था। देखिए 12 से बढ़कर 20 हो गया है और
30 से बढ़कर 436 हो गया। ठीक है भाई, तो ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये दोनों योजनाएं जो है मेरे दोस्तों, ये योजनाएं, ये स्कीम और साथ साथ में एक और स्कीम जिसे बोलते हैं आप लोग अटल पेंशन योजना, ये सारी योजनाएं मेरे दोस्तों सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, यानी कि सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होती हैं, सामाजिक सुरक्षा योजना है और इसलिए इंपॉर्टेंट भी हैं आपके एग्जाम के नज़रिए से। आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो इस नज़रिए से मेरे दोस्तों बड़ी काम की है। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं कृष्णा आपके, बहुत अच्छी बात है मेरे दोस्त, लगातार पढ़ाई करते रहिए, ऐसे ही अच्छे जवाब देते रहिए, आने वाले सभी एग्जाम में उत्तीर्ण करते रहिए। 9 मई 9 मई 2015 की योजना है, कलकत्ता से लॉन्च हुई थी, बार बार बताते रहते हैं, कोलकाता से लॉन्च हुई थी। अब अगले सवाल पर चलते हैं। वो कौन सा कंट्री है जो कि 20वां देश है, 20th कंट्री होगा जो कि 2023 में मेरे दोस्तों यूरो एज ए करेंसी के तौर पर अपना लेगा। अभी उस देश की करेंसी क्या है, आपको जवाब देना है। निम्नलिखित में से वो कौन सा कंट्री है भाई जो कि वर्ष 2023 से यूरो एज ए करेंसी को एक्सेप्ट कर लेगा और ये 20th यूरोपियन कंट्री हो जाएगा जो यूरो के तौर पर करेंसी अपनाएगा। बेल्जियम, माल्टा, क्रोएशिया, लग्जमबर्ग, फिनलैंड। सही जवाब क्या है? अब देखिए, मैं आपके जवाब का इंतजार नहीं करूंगा क्योंकि रिवीजन बैच है, इसलिए फटाफट सारे जवाब खुद देते जाऊंगा। बस 1-2 मिनट आपको दे सकता हूं, मुश्किल से सेकंड्स दे सकता हूं। क्रोएशिया, तो मेरे दोस्तों क्रोएशिया ये आखिरी देश, सबसे लेटेस्ट मेंबर है यूरोपियन यूनियन का, ईयू का लेटेस्ट और न्यूएस्ट मेंबर यही है। 2013 में जुड़ा था, न्यूएस्ट मेंबर यही है। ठीक है भाई, 2013 में जुड़ा था। अब उसके बाद मेरे दोस्तों ब्रेक्सिट खूब चर्चाओं में रहा, आपने देखा होगा, ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, इसके बारे में आपने सुना होगा। तो इस समय यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज़ ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जो कि कैंडिडेट स्टेटस पाए हैं, उनके बारे में लगातार पहले भी बता चुका हूं। यूक्रेन, जॉर्जिया और मोल्डोवा, ये वो कंट्री हैं जिनको रशिया से किसी न किसी प्रकार से दिक्कत है। ये वो देश है मेरे दोस्तों जिनको किसी न किसी प्रकार से रशिया से दिक्कत है और इसलिए इन्होंने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने की इच्छा जताई है। ठीक है भाई, क्रोएशिया बिल्कुल सही जवाब आपका। इस समय क्रोएशिया की करेंसी क्या है, फटाफट बता दीजिए। क्रोएशिया की करेंसी क्या है इस समय, प्रेजेंट में करेंसी क्या है क्रोएशिया की? कुना है, कुनो है, कुनो तो नेशनल पार्क है भारत में जहाँ पे 8 चीते आए हैं अभी। कुना याद रखिएगा, कुना है करेंसी। अब उस शहर के बारे में आपको जानकारी देनी है जो कि भारत का शहर है और ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में, जिसे इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट रिलीज करता है, उसके अनुसार इस इंडेक्स में भारत में नंबर 1 पायदान पर है। नंबर 1 पायदान पर कौन सा शहर है? बेंगलुरु है, नई दिल्ली है, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद। करेक्ट आंसर। बड़ा प्यारा सवाल है, एग्जाम में पिछले बार भी सवाल बनाए थे इसने, इस बार भी बनाएगा। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा लंदन में है। इसका मुख्यालय कहां पर है? लंदन में है। अब ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जो है, इसमें भारत का कौन सा शहर है जो कि इस इंडेक्स में नंबर 1 पायदान पर है? तो मेरे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहां पर भारत में नंबर 1 पर लिवेबिलिटी इंडेक्स में दिल्ली है। दिल्ली नंबर 1 पर है। बच्चे बड़े गलत करते हैं जवाब, नंबर 1 पर दिल्ली है। ठीक है भाई, दूसरे पर मुंबई है, चेन्नई है, अहमदाबाद, बेंगलुरु सबसे निचले पायदान पर है। आप में से बहुत सारे बच्चे गलत जवाब देते हैं, लेकिन नंबर 1 पर दिल्ली है। सारी बातें विस्तार पूर्वक जानते हैं हम लोग, लेकिन उससे पहले आपको बताना है वो कौन सा शहर है जो कि विश्व में, वर्ल्ड में नंबर 1 पर है, रैंक्ड फर्स्ट एज पर इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। ऐसे बहुत सारे इंडेक्स आए मेरे दोस्तों जिसके कारण गलतियां हुई, है ना। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एक टाइप के इंडेक्सेस में, और इसीलिए ये इंडेक्स तैयार किए गए। वियना मेरे दोस्तों ऑस्ट्रिया की कैपिटल सिटी है। कहाँ की कैपिटल सिटी है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल सिटी है। अब इसी शहर में कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जैसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, और UNODC, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मेरे दोस्तों जिनके मुख्यालय कहाँ पर हैं? ऑस्ट्रिया की कैपिटल सिटी वियना में। ठीक है, बाकी शहर भी बड़े काम के हैं, बहुत चर्चाओं में रहते हैं भाई। कोपेनहेगन दूसरे पर, तीसरे नंबर पर जूरिक है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब निम्नलिखित में से वो कौन सा शहर है जो कि
EIU के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में भारत का शहर जो शामिल ही नहीं है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, जो शामिल ही नहीं है EIU के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में, जिसकी रैंकिंग ही नहीं बताई गई है 173 देशों में, शहरों में जो ये रैंकिंग रिलीज़ की गई है, उसमें वो कौन सा शहर शामिल ही नहीं है। बड़ा प्यारा सवाल है। ऐसे सवाल आपको एग्ज़ाम में उलझा देंगे, आप इनको छोड़ भी नहीं पाएंगे, आप मजबूर हो जाएंगे। वो दैवी शक्ति आपके ऊपर बोलेगी, प्रेशर डालेगी, लगाओ यार, कोई दिक्कत की बात नहीं, जो लगा रहे हो सही जवाब है। तो मेरे दोस्तों वो पुणे है, पुणे इस रैंकिंग में है ही नहीं शामिल। अब सारी बातें विस्तार पूर्वक समझते हैं। ये देखिए, द इकोनॉमिस्ट है ना, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार जो रिलीज किया गया है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022, इसमें 173 शहरों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें भारत के ये शहर हैं, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, अहमदाबाद और बेंगलुरु है। 140 मेरे दोस्तों दिल्ली, मुंबई 141, 142 चेन्नई, 143 अहमदाबाद और 146 सबसे बॉटम पर मेरे दोस्तों बेंगलुरु है। सबसे निचले पायदान पर क्या है? बेंगलुरु, याद रखिए। अब यहीं से आपके मन में व्याप्त एक दिक्कत जिसको सुलझाते हैं। बेंगलुरु यहाँ पर सबसे बॉटम पर है, लेकिन एक इंडेक्स आप देखते होंगे जिसे बोलते हैं ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये इंडेक्स मेरे दोस्तों जिस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसके द्वारा जारी किया था। इसके अनुसार नंबर 1 पायदान पर बेंगलुरु शहर ही है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार नंबर 1 पायदान पर मेरे दोस्तों बेंगलुरु शहर ही है। अब देखिए आपके सामने आ चुका है वो कौन सा शहर है जिसने टॉप किया है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 को। आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने के नज़रिए से मेरे दोस्तों ये सारी बातें मैं आपके सामने यहाँ पर पेश कर रहा हूँ। देखिए विकास बिल्कुल सही जवाब था, कृष्णा आपका भी जवाब एकदम तूफानी आ रहा है, बहुत अच्छी बात बेटा। इसी प्रकार से सवालों के जवाब देते रहिए। अब तो क्लियर हो गया ना अपना जो देसी इंडेक्स है। अब देखिए ये ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स कोई इंटरनेशनल इंडेक्स नहीं है, बल्कि ये कैसा इंडेक्स है? ये देसी इंडेक्स है। कैसा इंडेक्स है दोस्तों? देसी इंडेक्स है। ठीक है भाई। अब इसे रिलीज करने वाली संस्था का नाम भी बता दिया, उसका नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। इसके मंत्री जी के बारे में अभी हाल में ही डिस्कशन किया हम लोग, हरदीप सिंह पुरी। ठीक है भाई। और इसके अनुसार नंबर 1 पर मेरे दोस्तों बेंगलुरु है और दूसरे नंबर पर पुणे आता है। दूसरे पायदान पर क्या है? पुणे है। आगे ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन और मिनिस्ट्री। अभी बताया मेरे दोस्तों, अगर इस प्रकार से पढ़ते रहेंगे ना तो आने वाले एग्जाम के नजरिए से भी सारी बातें आपके दिमाग में रहेंगी। नीति आयोग SDG इंडेक्स रिलीज करता है, हेल्थ इंडेक्स रिलीज करता है। इन दोनों ही इंडेक्स में मेरे दोस्तों केरल जो है वो नंबर 1 पायदान पर है। पब्लिक अफेयर सेंटर जो है ये पब्लिक अफेयर इंडेक्स जारी करता है, PAI जारी करता है। इसमें भी नंबर 1 पायदान पर दोस्तों केरल ही है, केरल ही है। NSO इसके द्वारा मेरे दोस्तों GDP, GNP, नेशनल इनकम, बेस ईयर, इन्फ्लेशन जैसे बहुत सारे आंकड़े जारी किए जाते हैं। सरकारी संस्था है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत ये संस्था आती है। MSME मंत्रालय नारायण राणे जी के पास है। इसी संस्था के द्वारा MSME अवार्ड्स दिए जाते हैं। ये सारी बातें आपको पता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इस समय प्रेजेंट मिनिस्टर कौन है भाई? प्रेजेंट मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। इनके बारे में खूब चर्चा होगी, अब ज़्यादा समय इस पर बर्बाद नहीं करना है। हाँ, लेकिन एक प्यारा सा सवाल आपके सामने है। इस मंत्रालय के अंतर्गत एक योजना आती है, उसे बोलते हैं हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, शहरी। इस योजना को एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि आगे की तरफ बढ़ा दिया गया है। और कब तक के लिए? दिसंबर 2024 तक के लिए इस योजना को एक्सटेंड किया गया। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, एग्जाम में पूछा जा सकता है सवाल। प्रधानमंत्री आवास योजना इसी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, शहरों में मेरे दोस्तों। और इस योजना को एक्सटेंड कर दिया गया। 2024 में लोकसभा चुनाव, ये तो पता ही होगा आपको मेरे दोस्तों। इस नज़रिए से बहुत सारी योजना है जिनको आगे की तरफ बढ़ाया गया है। अब अगला सवाल, ये एक
कानून है, एक एक्ट है, और इस कानून को वर्ष 2013 में संसद में पेश किया गया था, पास किया गया था, 2014 में लागू हो गया था। लेकिन जिस सरकार के द्वारा इसे पेश किया गया, लागू किया गया बहुत ही अच्छा कानून, उसका लाभ उस पार्टी को नहीं मिल पाया, यूपीए को नहीं मिल पाया। ये गिफ्ट के तौर पर झोली में आया एनडीए के। 2014 में लागू किया गया मेरे दोस्तों, और 2014 में देश की 67% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन को खाद्य सुरक्षा देने के नज़रिए से इस योजना को लॉन्च किया गया था। बाद में इसे घटाकर 60% कर दिया गया, यानी कि देश में 60% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन विल गेट फूड सिक्योरिटी अंडर दिस एक्ट। अब चर्चा करते हैं, ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एनएफएसए 2013 है, इसके तहत इसको इंप्लीमेंट करने से संबंधित रैंकिंग जारी की गई है। वो कौन सा स्टेट है जिसने धांसू तरीके से इसे इंप्लीमेंट किया, और इंप्लीमेंटेशन में नंबर 1 पायदान पर तमिलनाडु नहीं मेरे दोस्त, नंबर 1 पर है उड़ीसा। एनएफएसए में उड़ीसा नंबर 1 पायदान पर है। अब दूसरा कोई पूछे तो दूसरे पायदान पर है बिहार। क्या ये सही है या उत्तर प्रदेश? बताइएगा जरूर। क्या दूसरे पायदान पर मेरे दोस्तों बिहार है या फिर कोई और राज्य है? जवाब दीजिएगा जरूर मुझे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल, आप जो बच्चे तमिलनाडु बता रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बताते हैं। आपने एक योजना का नाम सुना होगा, मिड डे मील, मिड डे मील स्कीम। ये जो मिड डे मील योजना है, मध्याह्न भोजन योजना, इस योजना को मेरे दोस्तों 15 अगस्त 1995 को लॉन्च किया गया था। और कहाँ से लॉन्च किया गया था? तमिलनाडु से। ये वही राज्य है जिसने अब कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के जो स्कूल से सरकारी क्लासेस हैं, सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको अब नाश्ते की सुविधा भी देनी शुरू कर दी है। पहला स्टेट जो कि ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड करा रहा है सरकारी स्कूलों में 1 से लेकर 5 तक। आरजे रजनीश गुप्ता बता रहे हैं मेन। अरे रजनीश जी बिल्कुल भाई, मेन के क्वेश्चन ही मेन क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ, बहुत ही अच्छे सवाल हैं भाई, और ये मेन आपके जो मेंस एग्जाम के नज़रिए से ही इन क्वेश्चंस को तैयार किया गया है। ठीक है भाई रजनीश गुप्ता जी। चलिए, तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी बेटा। पहले तो एनएफएसए रैंकिंग की जब बात करते हैं, एनएफएसए रैंकिंग में मेरे दोस्तों नंबर 1 पर उड़ीसा रहा है। दूसरी बात, मिड डे मील स्कीम कोई पूछे किस राज्य ने सबसे पहले शुरुआत की? 1995 में तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया। तीसरी बात, सबसे पहले सरकारी स्कूलों में 1 से लेकर 5 तक की कक्षाओं में नाश्ते की सुविधा उपलब्ध कराने वाला राज्य कौन सा है? वो है तमिलनाडु। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल ये देखिए, यहाँ पर सारी जानकारी दे दी गई है। उड़ीसा नंबर 1 पायदान पर रहा है, उत्तर प्रदेश दूसरे पर रहा है, और आंध्र प्रदेश तीसरे पायदान पर रहा है। देखिए टॉप 3 जो स्टेट्स हैं उनकी जानकारी आपके सामने है। उड़ीसा नंबर 1 पर है, दूसरे पर मेरे दोस्तों यूपी है, और तीसरे पर आंध्र प्रदेश है। छोटे राज्यों की जब बात करते हैं, यूटीज की जब बात करते हैं, तो त्रिपुरा नंबर 1 पायदान पर है। ये बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपके सवाल बन जाएंगे। रजनीश गुप्ता बिल्कुल आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन अभी इस सेशन को तेज़ रफ्तार से बढ़ने दीजिए। रात को 10 बजे आप लोगों के लिए एक अनअकैडमी एप्लीकेशन पर एक स्पेशल क्लास भी रखी गई है, फ्री क्लास है वो। आप वहाँ पर भी जुड़िए, और वहाँ पर अपने सवालों को आप मुझसे वर्बली पूछ सकते हैं। रेज हैंड का इस्तेमाल करिएगा और मुझसे सवाल पूछिएगा, ठीक है बच्चे। आगे, निम्नलिखित में से वो कौन सा मंत्रालय है, कौन से मिनिस्टर हैं जो कि इस समय फूड कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय को संभाल रहे हैं? इस मिनिस्ट्री को निम्नलिखित में से किस मंत्री के द्वारा संभाला जा रहा है? आंसर करिए फटाफट। आप ना सवाल पूछिए बेटा, सवाल पूछ लीजिए आप। पीयूष गोयल, प्रहलाद सिंह पटेल, पशुपति कुमार पारस, हरदीप सिंह पुरी या फिर गिरिराज सिंह? 5 मंत्री नाम काम के हैं। पीयूष गोयल मेरे दोस्तों, इनके पास कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्रालय भी है, और इस समय ये
फूड, कंज्यूमर अफेयर्स एंड पीडीएस मिनिस्ट्री भी देख रहे हैं। इसके अलावा प्रहलाद सिंह पटेल के पास मेरे दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है जल शक्ति का। पशुपति कुमार पारस के पास फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है, फूड इंडस्ट्रीज मंत्रालय। हरदीप सिंह पुरी के पास बता चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, प्लस पेट्रोलियम नेचुरल गैस भी है। गिरिराज सिंह के पास मेरे दोस्तों पंचायती राज मंत्रालय है और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी है। ठीक है भाई। गुरप्रीत कौर बिल्कुल से दोबारा बताना सर कि टाइम और किस। रजनीश बेटा रात को 10 बजे मैं यहां पर लिख भी देता हूं, अनअकैडमी एप्लीकेशन, अगर आप अनअकैडमी एप्लीकेशन आपके फ़ोन में नहीं है तो अनअकैडमी का एप्लीकेशन ऐप जो है लर्नर ऐप, कौन सा ऐप भाई, अनअकैडमी लर्नर ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करिए। रात को 10 बजे 10 PM पर आज ही और डेली हम मिलते हैं रात को 10 बजे। स्पेशल क्लास होती है, वो भी फ्री क्लास होती है, मतलब इस क्लास में आप फ्रीली ज्वाइन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपके पास सब्सक्रिप्शन हो। तो अनअकैडमी लर्नर ऐप इंस्टॉल करिए, भास्कर प्रताप मिश्रा को फॉलो करिए, रात को 10 बजे वाली क्लास में ज्वाइन करिए। दूसरी बात, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, GAY भास्कर सर, दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल, आप उस पर जुड़ सकते हैं और वहाँ पर मैं सेशन की लिंक शेयर कर दूंगा। ओके, अब अगला सवाल, इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी। देखिए, देश का पहला ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी, फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी किस राज्य के द्वारा सेटअप करने की बात कही गई है, वो कौन सा स्टेट है जो कि देश का पहला ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी सेटअप करने की शुरुआत करने जा रहा है, आपको उस राज्य के बारे में बताना है। तो मेरे दोस्तों वो राज्य भी उड़ीसा ही है। अब देखिए, उड़ीसा की जब बात करते हैं तो NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 से संबंधित जो रैंकिंग है, इस रैंकिंग में मेरे दोस्तों नंबर 1 पायदान पर है उड़ीसा। दूसरा, माइक्रो स्मॉल मीडियम अवार्ड्स, MSME अवार्ड्स भी पहला प्राइज इसी को मिला है। तीसरा, मो बस सर्विस, कौन सी सर्विस भाई, मो बस सर्विस की जब बात करते हैं तो ये जो सर्विस है, इस सर्विस को यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी ये भी सेटअप करने जा रहा है उड़ीसा। अगली बात, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम भी सबसे पहले जिस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है वो स्टेट उड़ीसा ही है। उड़ीसा के 2 स्मार्ट शहर, स्मार्ट सिटीज़ भुवनेश्वर और राउरकेला में मेरे दोस्तों ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किए गए यहाँ के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023, ये जो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 है मेरे दोस्तों, इसका आयोजन कहां पर होगा, इसका आयोजन 2023 में किस राज्य में होगा? सही जवाब है उड़ीसा। एक साथ मैंने उड़ीसा से संबंधित बहुत सारी बातें बता दी हैं आपको। ये सारी बातें, सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं मेरे दोस्तों, क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम का हिस्सा हो सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं। अब एक ऐसी योजना जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, सुकन्या समृद्धि योजना। ये मेरे दोस्तों एक स्मॉल सेविंग स्कीम है, लघु बचत योजना है, जिसके अंतर्गत देश का आम आदमी अपनी बचत कर सकता है। कंडीशन बहुत सारी हैं, उसको समझना ज़रूरी है। घर में बच्ची है, बच्चे की उम्र 10 वर्ष से ज़्यादा नहीं है तो वो इस योजना के साथ एनरोल कर सकता है। बच्ची का खाता खुलेगा, बच्ची के नाम से एक वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए जमा हो सकते हैं। इस खाते को मात्र 250 रुपये में, 250 रुपये में ये अकाउंट ओपन हो जाता है। तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो है मेरे दोस्तों, ये मात्र 250 रुपये में ओपन होता है। एक वर्ष में, प्रति वर्ष मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया आप जमा कर सकते हैं एनुअली। इस सेविंग पर, इस बचत पर मेरे दोस्तों कोई भी टैक्स नहीं लगता, कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये सारी बातें बड़ी काम की हैं। इस योजना को मेरे दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत ही शुरू किया गया था। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है, ये योजना लॉन्च की गई थी दोस्तों 22 जनवरी 2015 को, 2015 को। तो 22 जनवरी 2015 को मेरे दोस्तों इस योजना को लॉन्च किया गया था। ओके बच्चे, एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
ऐसी लघु बचत योजनाओं से संबंधित बहुत सवाल आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो याद रखिएगा, देखिए कि स्मॉल सेविंग स्कीम है, योजना लॉन्च कब की गई, 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत ही आती है। बच्चे की उम्र अगर 10 वर्ष तक की है या उससे कम की है मेरे दोस्तों, तो इस योजना के साथ एनरोल किया जा सकता है। 250 रुपये में खाता खुलता है, एक वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपये जमा किया जा सकता है। एक परिवार की मैक्सिमम 2 बच्चों को ही लाभ मिल सकता है। एक्सेप्शंस यानी कि अपवाद हर जगह होते हैं। एक परिवार में अगर पहली बच्ची होती है और फिर 2 जुड़वा बच्चियां हो जाती हैं तो इन तीनों ही बच्चियों को इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। खाते से पैसा मेरे दोस्तों 50% तक का ट्रांजैक्शन, 50% तक का ट्रांजैक्शन अप टू 18 वर्ष की उम्र में किया जा सकता है और 100% यानी कि पूरा का पूरा पैसा निकाला जा सकता है जब बच्ची 21 वर्ष की हो जाती है। तो ये सारी योजनाओं की बातें मैंने आपको एक ही जगह बता दी है। इसे ट्रांसफ़र किया सकता है किसी भी बैंक में, किसी भी जगह पर मेरे दोस्तों। एक वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए तक का लेन देन, बच्चे की उम्र 10 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 250 रुपये का खाता खुलता है, किसी भी ऑथोराइज बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस से खाता खुल सकता है। अब देखिए, जो भी डिपॉजिट आप यहाँ पर जमा कर रहे हैं ये सेक्शन 80C ऑफ IT इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत टैक्स डिडक्शन के दायरे में नहीं आता। मतलब समझिएगा, ये टैक्स एग्जम्पशन के दायरे में आता है, मतलब इस पर कोई भी टैक्स इंपोज नहीं होगा। दूसरी बात, इस योजना के अंतर्गत जो भी इंटरेस्ट जनरेट होगा उस इंटरेस्ट पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा और वो बताया गया है सेक्शन 10 ऑफ IT एक्ट के अंतर्गत। ये सब पॉइंट्स बड़े ही काम के हैं। पौलमी सिंघा पूछ रही हैं इंटरेस्ट रेट क्या है, उसी से संबंधित बात आगे बढ़ाते हैं। इस समय मेरे दोस्तों इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, तो सुकन्या समृद्धि स्कीम जो है, योजना जो है, इस पर इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है मेरे दोस्तों। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 7.6%, 7.6% इंटरेस्ट रेट इस पर दिया जा रहा है। 7.6% मिल रहा है इंटरेस्ट रेट। अब 7.4 की बात करेंगे तो जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स उस पर मेरे दोस्तों 7.4 मिल रहा है। PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर 7.1 मिल रहा है। किसान विकास पत्र पर 6.9 और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC पर मेरे दोस्तों 6.8 मिल रहा है। तो बच्चों क्लियर हो गई होंगी सारी बातें, जितने बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप सवाल पूछ सकते हैं हमसे। 7.6, 7.4, 7.1, 6.9, 6.8 ये जितने भी इंटरेस्ट रेट दिए गए हैं ये किसी न किसी स्मॉल सेविंग स्कीम से संबंधित हैं और आपके एग्जाम में इनसे संबंधित कोई ना कोई सवाल बनता रहता है। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, जुड़े हुए जो भी बच्चे यहाँ पर सेशन में हैं। अब देखिए यहाँ पर सारी बातें भी दी गई जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पर लिखा भी हुआ है। 7.6 सुकन्या समृद्धि योजना, 7.4 सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, 7.1 पब्लिक प्रोविडेंट फंड, 6.9 किसान विकास पत्र, 6.8 नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। ठीक है भाई। अब अगली बात, आपसे एग्जाम में एक सवाल पूछ लिया जाए, इनमें से वो कौन सा स्मॉल सेविंग स्कीम है, वो कौन सी योजना है मेरे दोस्तों जो कि टैक्स के दायरे में आती है, मतलब जिस पर आपको कोई भी टैक्स डिडक्शन, टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। आंसर करिए फटाफट, वो कौन सी योजना है जो कि टैक्स एग्जेम्पशन के दायरे में नहीं आती या उस पर जो भी इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। वो कौन सी योजना है? आंसर करिए फटाफट, सही जवाब क्या है? पौलमी, कृष्णा, रजनीश आंसर करिए। तो सही जवाब मेरे दोस्तों देखिए, किसान विकास पत्र जो है ये टैक्स एग्जेम्पशन के दायरे में नहीं आती है। अगली बात, यानी कि इसमें आपको कोई भी टैक्स एग्जेम्पशन के दायरे में ये नहीं आती है, यानी कि टैक्स एग्जेम्पशन आपको इस पर नहीं मिलता, बाकी सब पर मिलता है। ठीक है भाई। आगे, किसान विकास पत्र में जो आपका पैसा है वो 124 महीनों में डबल हो रहा है। 124 मंथ में पैसा आपका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में ये भी सवाल बन सकता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट। आपके एग्जाम में एक रिपोर्ट और एक इंडेक्स से संबंधित सवाल जरूर बन जाता है। एक इंडेक्स, एक रिपोर्ट, सवाल जरूर बनेगा दोस्तों। तो बता दीजिए इस सवाल का जवाब क्या है? फसाए, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नीति आयोग, कौन सी वो संस्था है जिसके द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है? इस रिपोर्ट को किस संस्था के द्वारा रिलीज किया जाता है? आंसर करिए।
तो मेरे दोस्तों पहली बात तो बता दें, देखिए यहाँ पर क्या रिपोर्ट है, ये न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 है ना। तो स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022, तो ये अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट है। ये अपनी जो संस्था है ये देसी संस्था है, मतलब ये भारतीय संस्था है। नीति आयोग ये भी अपनी देसी संस्था है। इस रिपोर्ट को रिलीज जिसने किया है वो है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसे रिलीज किया गया है। ठीक है भाई। यूनाइटेड नेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 24 अक्टूबर को, 24 ऑफ अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इस समय यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो सेक्रेटरी जनरल जो है मेरे दोस्तों उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई? पुर्तगाल से। पोर्चुगीज हैं, यानी कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं मेरे दोस्तों। एंटोनियो गुटेरस दूसरा कार्यकाल इनका शुरू हो चुका है। अब यूनाइटेड नेशन की मेरे दोस्तों 6 मेन ऑर्गन्स हैं, जिनमें से 5 के मुख्यालय न्यूयॉर्क में हैं और एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसका मुख्यालय नीदरलैंड्स का शहर द हेग में है। इस समय मेरे दोस्तों जब हम चर्चा करते हैं यूनाइटेड नेशन में, वो कौन हैं जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं? तो वो पड़ोसी देश मालदीव से हैं। मालदीव के इस समय जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस समय जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट के पद पर बने हुए हैं। फसाए के द्वारा एक इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है जिस पर हम कल चर्चा कर चुके हैं, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में लार्ज स्टेट कैटेगरी में तमिलनाडु नंबर 1 पर है, स्मॉल स्टेट कैटेगरी में गोवा नंबर 1 पर है, यूनियन टेरिटरीज़ में जम्मू कश्मीर नंबर 1 पायदान पर है। पहले बता चुके हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दे चुके हैं। अगला सवाल, वो कौन सा राज्य है जिसने 14 अप्रैल को यानी कि डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती पर इक्वालिटी डे मनाए जाने की घोषणा की है? तो वो उस राज्य के बारे में जानकारी दीजिए जिसके द्वारा 14 अप्रैल को 14 ऑफ अप्रैल को यानी कि डॉक्टर अंबेडकर साहब की जयंती पर इक्वालिटी डे मनाने जाने की घोषणा की गई है, समानता दिवस मनाने की घोषणा की गई है। पंजाब है, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला। करेक्ट आंसर क्या है? फटाफट जवाब दीजिए। तो मेरे दोस्तों सही जवाब है तमिलनाडु बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यही वो राज्य है जिसके द्वारा देश में पहली बार चेस ओलंपियाड का आयोजन किया गया। चेस ओलंपियाड का आयोजन किया गया। 44th चेस ओलंपियाड मेरे दोस्तों तमिलनाडु में ही आयोजित किया गया। अब नंबर 1 पोजीशन पर जो कंट्री रहा आपसे पूछा जा सकता है, याद रखेगा, वो उज़्बेकिस्तान है, जहां पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2022 का सम्मेलन आयोजित हुआ। समरकंद की बात कर रहे हैं। उज़्बेकिस्तान नंबर 1 पर, दूसरे पर आर्मेनिया, तीसरे पर मेरे दोस्तों कौन है भाई? भारत। ओके, आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु से संबंधित बहुत सारी दूसरी बातें जो काम की हैं। सीएम इस समय कौन है? एम के स्टैलिन है, गवर्नर RN रवि हैं। स्टेट फाउंडेशन डे इसने बदल दिया है। पहले ये राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर को ऑब्जर्व करता था, अब 18 जुलाई को मेरे दोस्तों ये दिन मनाया जाता है। बिल्कुल नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट फसाई। अच्छा चले कोई नहीं, उस जहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है ना, उस कन्फ्यूज़न को एक कॉपी में एक पेज पे लिख लीजिए, वो भी बड़ा और उसे अपने टेबल जहाँ पर आप स्टडी करते हैं, जहाँ पढ़ते हैं ना बैठकर, आप वहाँ पर उसके सामने रख दीजिए। 1 से 2 दिन आपके सामने रहेगा ना, तो जो कन्फ्यूज़न है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन कॉपी में बंद कर देंगे ना, तो वो कन्फ्यूज़न ऐसे ही दब जाता है और जब सवाल आता है सामने तो आप फिर गलतियाँ करते हैं। ठीक है, तो चेंजेस फ्रॉम 1 नवंबर टू 18 जुलाई। अब देखिए, पहले तमिलनाडु 1 नवंबर को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाता था, अब इसे 18 जुलाई को कर दिया गया, 18 जुलाई को कर दिया गया। देश का पहला वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर में दोस्तों चेन्नई में स्थापित किया गया है। और देश में टोटल इस समय रामसर साइट्स की जब बात करते हैं, दोस्तों, देश में रामसर साइट टोटल कितने हो गए हैं? 75 हो गए हैं, 75 रामसर साइट्स हो चुके हैं। देश का पहला फूड सिक्योरिटी म्यूजियम आपसे पूछा जाए कहाँ पर, तो ये तमिलनाडु के शहर थंजावुर में स्थापित किया गया है FCI के द्वारा। FCI जिसकी वैकेंसीज भारी मात्रा में आई हैं मेरे दोस्तों, उसी संस्था की बात कर रहा हूँ। उसका पहला रीजनल ऑफिस भी थंजावुर में ही बना था, इसी कारण से फूड सिक्योरिटी म्यूजियम की भी स्थापना यहीं पर की गई। अगली बात, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई में है। इसके अलावा बहुत सारी दूसरी खबरें भी हैं, जैसे कि
देश का पहला आर्टिफिशियल एनर्जी आइलैंड तमिलनाडु में ही तैयार किया जा रहा है। तमिलनाडु सरकार के द्वारा इसके लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया गया है। देश का पहला डुगोंग रिजर्व, जिसे सी काऊ बोलते हैं, उससे संबंधित संरक्षण केंद्र जो है मेरे दोस्तों, उसके भी तमिलनाडु में ही उसके लिए एक रिजर्व तैयार किया जा रहा है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। पहला स्टेट जिसने मिड डे मील लागू किया, पहला राज्य जिसने सरकारी स्कूलों में 1 से लेकर 5 तक की जो कक्षाएं होती हैं उसमें नाश्ते की सुविधा उपलब्ध करने की बात कही है। ये वो स्टेट है जिसने 44th चेस ओलंपियाड का आयोजन किया, जिसमें भारत तीसरे पायदान पर यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता भारत ने। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपको बताना है विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जीडीपी फोरकास्ट, विश्व बैंक के द्वारा मेरे दोस्तों जीडीपी फोरकास्ट 2022-23 के लिए कितनी बताई गई। तो 2022-23 के लिए जीडीपी फोरकास्ट वर्ल्ड बैंक ने कितनी बताई है? 8.7, 8.0, 7.5, 6.6। सही जवाब क्या है? करेक्ट आंसर क्या है? जो भी दोस्त साथी मित्र इस समय सेशन में जुड़े हैं, सेशन को शेयर कर दीजिए मेरे दोस्तों। 7.5% ये वर्ल्ड बैंक ने बताया। देखिए विश्व बैंक के द्वारा 7.5 बताया गया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के द्वारा बताया गया है 7.4%। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के द्वारा बताया गया है 7.2%। साथ साथ में मेरे दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी, RBI ने भी 7.2% बताया है। हमारी एक संस्था है जिसका नाम है फिकी मेरे दोस्तों, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्रीज जिसे बोलते हैं आप। ये एक ट्रेड एसोसिएशन है, इसके द्वारा देश की जीडीपी फोरकास्ट 7.0 आकलन किया गया है। तो इस तरह से एक ही सवाल में आपको ये सारी बातें पता चल गई मेरे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपके सामने है। एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम यानी कि सामाजिक सुरक्षा योजना जिसका नाम अटल पेंशन योजना है, आपने इसके बारे में खूब सुना हुआ है। इस योजना के अंतर्गत मेरे दोस्तों एक भारी परिवर्तन भी किया गया है इस बार, जिसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। लेकिन मार्च 2022 तक मेरे दोस्तों इसके अंतर्गत कुल कितने लोग लाभान्वित रहे, बेनिफिशियरीज की संख्या कितनी बताई गई। तो इस योजना के अंतर्गत मार्च 2022 तक कुल कितने लोगों ने अपने आप को एनरोल किया। तो सही जवाब क्या है मेरे दोस्तों? 4.01 करोड़। दूसरा ऑप्शन सही है यहाँ पर, 4.01 करोड़ इज द करेक्ट आंसर। अगली बात मेरे दोस्तों, इस योजना की जब बात करते हैं, इस योजना में अब IT यानी कि इनकम टैक्स पेयर जो हैं वो एक्सक्लूड कर दिया, इनकम टैक्स पेयर्स जो हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। ये एक्सक्लूडेड हो गए हैं। अब एक्सक्लूडेड कब से रहेंगे? 1 अक्टूबर से, 1 अक्टूबर से मेरे दोस्तों 1 अक्टूबर से ये अब इस योजना से बाहर कर दिए गए, इनको कोई लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना को मेरे दोस्तों 9 मई को लॉन्च किया गया था, 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था। कहाँ से? कोलकाता से। इस योजना के साथ साथ में सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना भी लॉन्च किए गए थे। 18 से 40 वर्ष तक के लोग इस योजना में एनरोल कर सकते हैं। इस योजना में मिनिमम मेरे दोस्तों आपको 1000 का पेंशन मिलता है और मैक्सिमम मेरे दोस्तों इस योजना के अंतर्गत आपको 5000 का पेंशन दिया जाता है। मैक्सिमम 5K पेंशन आपको मिलती है। ठीक है भाई, तो ये इस योजना से संबंधित सारी बेसिक बातें मैंने आपको बता दी हैं। बड़ी काम की है योजना। सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में भी आप चर्चा कर चुके हैं, बता चुके हैं कि पहले 330 रुपये जीवन ज्योति में होता था, अब 436 रुपये हो गया है, 106 रुपये बढ़ा दिया गया है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत प्रीमियम मेरे दोस्तों 12 होता था, अब 20 कर दिया गया है। सारी तीनों योजनाएं एक ही दिन लॉन्च हुई थी, 9 मई 2015 कलकत्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इन योजनाओं को लॉन्च किया गया था। अगला सवाल आपके सामने है, इंपॉर्टेंट डेज। ये डेज आपके एग्जाम में 1 नंबर जरूर बना देते हैं ना। अब आपके सामने ये वो डेज हैं जो कि जल्दी ही हाल में ही अनाउंस किए गए, 1-2 साल के भीतर ही अनाउंस किए गए हैं, या फिर ये बहुत पुराने डेज नहीं हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन है जो कि सही नहीं है? एंटी स्मगलिंग डे 11 फरवरी, 11 फेब को मेरे दोस्तों एंटी स्मगलिंग डे बोला गया है कि अनाउंस किया गया है। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को अनाउंस किया गया है। नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को। नेशनल MSME डे 29 जून। नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त, है ना। तो निम्नलिखित में से वो कौन सा दिन है जो सही नहीं है? तो मेरे दोस्तों देखिए, ये MSME डे 29 जून को नहीं होता है। 29 जून को तो नेशनल स्टैटिस्टिक डे होता है। कौन सा दिवस होता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक डे। अब
MSME डे कब होता है भाई? MSME डे होता है 27 जून को, 27 जून को, 27 जून को मेरे दोस्तों इसे ऑब्जर्व किया जाता है, 27 जून को इसे ऑब्जर्व किया जाता है। 7 अगस्त को हैंडलूम डे भी होता है और इसी दिन जैवलिन थ्रो डे भी मनाया जाता है, जैवलिन थ्रो डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है भाई। किसके भाई? इसी दिन 2021 में नीरज चोपड़ा के द्वारा टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया गया था और इसी कारण से इस दिन को जैवलिन थ्रो डे का नाम दिया गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, रेड क्रॉस, वेयर इज द इंटरनेशनल हेडक्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस? रेड क्रॉस का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, वियना, न्यूयॉर्क, जेनेवा या फिर ब्रुसेल्स? तो दोस्तों देखिए, आमतौर पर ये मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पर है दोस्तों? ये स्विट्जरलैंड का शहर है, स्विट्जरलैंड का शहर है। कहाँ का शहर है भाई? स्विट्जरलैंड का शहर है जेनेवा। आगे बढ़े। बाकी जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं शहर, ये भी बड़े काम के हैं, बड़े काम के शहर हैं। इन सब शहरों में बड़े बड़े मुख्यालय हैं। जेनेवा की जब बात करते हैं, WHO, WTO, WIPO, WMO, ILO, ITU है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, याद रखिएगा वो, उसका मुख्यालय कोलोगनी में। ये सारी संस्थाओं के मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में ही है। सेकेंड, इंडिया नॉर्डिक कंट्री। ये नॉर्डिक कंट्री क्या होता है समझिएगा, ये नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज हैं। कौन से कंट्रीज हैं? नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज हैं, नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज। ये यूरोपियन यूनियन में शामिल नहीं है। ठीक है भाई। तो इनका सम्मेलन, ये जो सम्मेलन हुआ, ये निम्नलिखित में से कौन से शहर में हुआ है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हुआ है कोपेनहेगन में। कोपेनहेगन कहाँ की कैपिटल सिटी है? ये डेनमार्क की कैपिटल सिटी है। कहाँ की कैपिटल सिटी दोस्तों? डेनमार्क की कैपिटल सिटी है। डेनमार्क के इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन है? मैटे फ्रेडरिक्सन, नाम याद रखिएगा उनका, है ना। कोपेनहेगन की जब बात करते हैं दोस्तों, तो ये सेफ सिटी इंडेक्स में पिछले वर्ष नंबर 1 पायदान पर हुआ करता था, लेकिन अभी हाल में ही डेनमार्क में एक आतंकवादी हमला हुआ था और इसके कारण इसकी इंडेक्स में रैंकिंग जो है वो नीचे आ सकती है। डेनमार्क की जब बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जिसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा लॉन्च किया जाता है, इसमें नंबर 1 पायदान पर था। इसके साथ साथ में फिनलैंड भी नंबर 1 पर था और न्यूजीलैंड भी मेरे दोस्तों नंबर 1 पायदान पर। तो ये 3 कंट्री करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में नंबर 1 पायदान पर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। डेनमार्क की कैपिटल सिटी कोपेनहेगन है, करेंसी है डेनिश क्रोन। ठीक है भाई। हु इज़ द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन? BRO मेरे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं भारत की, उन इलाकों में डेवलपमेंट, रोड कंस्ट्रक्शन से संबंधित कार्य की जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी BRO की ही होती है। इसका पहला प्रोजेक्ट जो था उसका नाम था दंतक, 1961 की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, जो कि भूटान बॉर्डर से संबंधित है। सड़क का निर्माण किया गया था। BRO मेरे दोस्तों, ये इसी के द्वारा अटल टनल का निर्माण किया गया है, जो कि विश्व में सबसे लंबी हाईवे टनल है। इसके बारे में आपने सुना ही होगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये रिकॉग्नाइज किया गया है। अब आपको बताना है BRO के इस समय प्रमुख कौन है, तो उनका नाम है राजीव चौधरी। राजीव चौधरी मेरे दोस्तों BRO में है। बाकी सारे नाम भी बड़े काम के हैं, आपको पढ़ने ज़रूरी हैं, आपको याद रखना ज़रूरी है। CRPF की जब बात करते हैं तो CRPF कुलदीप सिंह, सुबोध कुमार जायसवाल CBI, ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया जा रहा है CBI के द्वारा। पंकज कुमार मेरे दोस्तों ये BSF में है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और प्रदीप चंद्रन नायर ये असम राइफल्स में है। किस में है दोस्तों? असम राइफल्स में। असम राइफल्स देश की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है। ठीक है भाई। अगला सवाल, नंद मूलचंदानी, इनको मेरे दोस्तों नियुक्त किया गया है निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था में, सिक्योरिटी एजेंसी में? और मेरे दोस्तों ये पहले भारतीय मूल के फर्स्ट एवर इंडियन ओरिजिन हु अपॉइंटेड एज चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर इन विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी? FBI, इंटरपोल, NATO, CIA या फिर इनमें से कोई भी सही जवाब नहीं है। निम्नलिखित में से मेरे दोस्तों वो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसमें चीफ टेक्निकल ऑफिसर के तौर पर नंद मूलचंदानी, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, इनकी नियुक्ति हुई है? तो मेरे दोस्तों ये CIA, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है CIA,
इसमें नियुक्त किए गए हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ें। एग्जाम में इस प्रकार के एक्सेप्शनल क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, तैयार रहिएगा। ऐसे क्वेश्चंस के मेरे दोस्तों, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बन जाते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने है, फॉरेन सेक्रेटरी कौन है भाई? विदेश सचिव। ये आपके आरआरबी क्लर्क में भी पूछा गया था, पढ़ाया भी हुआ है आपको मैंने कई बार। विनय मोहन क्वात्रा इस समय ये विदेश सचिव है, फॉरेन सेक्रेटरी हैं। किसको रिप्लेस किया था इन्होंने? हर्षवर्धन श्रृंगला को रिप्लेस किया था। ठीक है, राजेश भूषण फसाई में हैं, टीवी सोमनाथन वित्त सचिव हैं, यानी कि ये फिनेंस सेक्रेटरी का पद संभाल रहे हैं। ये सवाल आपको एग्जाम में आया है बेबी। सिंथिया रोजनविक, कल मैंने इनके बारे में आपको बताया था भाई। फूड प्राइज, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य पुरस्कार, जैसे वर्ल्ड फूड प्राइज के तौर पर हम जानते हैं। मेरे दोस्तों 2022 का पुरस्कार सिंथिया रोजनविक को दिया गया, वो भी कौन सा? वर्ल्ड फूड प्राइज, विश्व खाद्य पुरस्कार। ठीक है भाई। वर्ल्ड फूड प्राइज पहली बार 1987 में दिया गया था एमएस स्वामीनाथन को, भारतीय कृषि वैज्ञानिक, जिनको भारत में हरित क्रांति का जनक भी बोला जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, उनके गुरु नॉर्मन बोरलॉफ, उनके द्वारा ही वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन का गठन किया गया था 86 में। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉफ को ही बोला जाता है। अब देखिए, सिंथिया रोजनविक जो हैं ये अमेरिकन हैं, और ये एक अमेरिकन है, और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का एक इंस्टीट्यूट है, गोडार्ड इंस्टीट्यूट, उसमें वे दोस्तों ये कार्यरत हैं, रिसर्चर के तौर पर काम करते हैं। देखिए, सिंथिया रोजनविक सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट एट नासाज गोडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज़। इनके द्वारा एक पूरी थ्योरी लिखी गई, एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बताया गया कि जो ये परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन के कारण जो खाद्य उत्पादन है उस पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसी से संबंधित रिपोर्ट पेश की इन्होंने, और इस रिपोर्ट को काफ़ी मेरे दोस्तों पसंद किया गया, और इस कारण से इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इससे पहले यानी कि 2021 में शकुंतला हरक सिंह को, जो कि भारतीय मूल की ट्रिनिडाड एंड टोबैगो से संबंधित थी, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है, आपको बताना है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI के प्रेसिडेंट कौन है? ICAI के प्रेसिडेंट का नाम बताना है आपको। आंसर कर दीजिए फटाफट, सही जवाब क्या है? तो मेरे दोस्तों आंसर करिए फटाफट, सही जवाब ICAI में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? उनका नाम मेरे दोस्तों देवाशीष मित्रा है। क्या नाम है? देवाशीष मित्रा। तो नाम याद रखेगा, देवाशीष मित्रा है। ओके। अजय भूषण पांडे ये इस समय NFRA में, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, NFRA के प्रमुख हैं। शांति श्रीडी पंडित ये फर्स्ट फीमेल पहली महिला, फर्स्ट फीमेल JNU वाइस चांसलर है, JNU की VC है वाइस चांसलर। और इनको रिप्लेस किया, किसने रिप्लेस किया? M जगदीश कुमार साहब जो थे पहले JNU में थे, अब ये UGC में आ गए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में। दिनेश प्रसाद सकलानी ये NCERT में है। कहाँ पर है भाई? NCERT। तो याद रखिएगा, ये सारी बातें बड़े काम की हैं, एग्जाम के नज़रिए से सब इम्पॉर्टेंट है। ICAI इसके जो प्रेसिडेंट हैं देवाशीष मित्रा, इन्हीं के द्वारा जानकारी दी गई कि वर्ल्ड कांग्रेस ऑन अकाउंटेंट्स WCOA, इसका आयोजन मेरे दोस्तों इसी नवंबर के महीने में भारत में होगा। और कहाँ पर होगा? इसका आयोजन होगा मुंबई में। याद रखिएगा, कहाँ पर आयोजन किया जाएगा? मुंबई में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है भाई। तो सारी बातें बड़ी काम की हैं, पढ़ते रहिए। आप कोई पूछ ले आपसे कि नेशनल CA डे, ये CA डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, CA डे 1 जुलाई को होता है, 1 जुलाई को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। 1 जुलाई को GST डे होता है, SBI डे होता है, डॉक्टर्स डे होता है, ऐसे कई दिवस 1 जुलाई को ही ऑब्जर्व किए जाते हैं। अगला सवाल, नेशनल CA डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? अभी भी चर्चा की हम लोगों ने, और ये कब होता है भाई? 1 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है, 1 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है, आर्द्र भूमि दिवस इस दिन ऑब्जर्व किया जाता है।
28 फरवरी को नेशनल साइंस डे, 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे, 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे। ठीक है दोस्तों, 1 जून को कौन सा दिन होता है? वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व किया जाता है। अगला सवाल, वो कौन सी कंपनी है दोस्तों विच हैज़ हाइएस्ट पेनिट्रेशन इन डिजिटल पेमेंट सेक्टर इन इंडिया? तो भारत में डिजिटल पेमेंट सेक्टर में हाईएस्ट पेनिट्रेशन किस कंपनी का है? ये कॉमस्कोर रिपोर्ट के अनुसार आंकड़े जारी किए गए हैं। तो वो कौन सी कंपनी है जिसका हाईएस्ट पेनिट्रेशन है डिजिटल पेमेंट सेक्टर में एज पर कॉमस्कोर रिपोर्ट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। उस संस्था का नाम क्या है? सही जवाब बता दीजिए। तो करेक्ट आंसर मेरे दोस्तों है पेटीएम। क्या नाम है? पेटीएम इज द करेक्ट आंसर। तो पेटीएम बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, पेटीएम के इस समय सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा। ये जो है मेरे दोस्तों विजय शेखर शर्मा साहब, ये पेटीएम के इस समय प्रमुख हैं, सीईओ हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पेटीएम के पास पेमेंट बैंक का लाइसेंस भी है, जिसे आप नाम सुनते हैं पीपीबीएल के नाम पर। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे नोएडा में है। कहाँ पर है भाई? नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। पेटीएम एलआईसी के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी आईपीओ पेश करने वाली कंपनी है। एलआईसी ने जब तक आईपीओ नहीं पेश किया था, देश का सबसे बड़ा आईपीओ पेटीएम के पास ही ये रिकॉर्ड बना हुआ था। ठीक है भाई, आप कोई पूछ ले कि पेटीएम जो है इसकी पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? पेटीएम की पेरेंट कंपनी का नाम मेरे दोस्तों 197 कम्युनिकेशन है। ये सारी बातें ध्यान रखिएगा, काम की बातें हैं, काम के पॉइंट्स हैं, आपके एग्जाम में सवाल बना सकते हैं। अब भारत पे के बारे में आपने बहुत सुना होगा दोस्तों, है ना? ये देखिए पेटीएम आंसर किया मैंने, आप ये मत समझिएगा मैंने भारत पे आंसर किया। भारत पे की जब बात करते हैं तो अश्नीर ग्रोवर का नाम सुना होगा आपने, जो शार्क टैंक में आते थे, फाउंडर है, को फाउंडर इसके भारत पे के। भारत पे में इस समय चेयरमैन जो हैं वो रजनीश कुमार हैं, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। भारत पे और CFSL एक कंपनी है जिसने देश का 12वां स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टार्ट किया, इसका नाम है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। फर्स्ट ऑप्शन फोन पे है, जिसे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI के द्वारा इंश्योरेंस ब्रोकर का लाइसेंस दे दिया गया है। फ्लिपकार्ट के द्वारा इसे ओन किया जाता है। अब बहुत सारी बातें बहुत तेज़ रफ्तार में बताई जा रही हैं। देखिए आपके पास कारण ये भी है कि समय की कमी है, और इन सेशंस को इसीलिए लाया गया है कि हम तेज़ रफ्तार से आपका रिवीजन करा सकें। आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप इनको वापस एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके देख पाएँ। कोई दिक्कत परेशानी है तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं अपने कमेंट्स को, और रात को 10 बजे 10 PM पर अनअकैडमी स्पेशल क्लास में भी ज्वाइन करिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल जी भाई भास्कर सर है, इस समय एक अच्छा ऑफर चल रहा है अनअकैडमी पर, आप उस ऑफर का फ़ायदा उठाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ। ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, अब देखिए सबसे पहले खास बात, आज है 27 सितंबर। आज क्या दिन है भाई? 27 सितंबर आज दिन है, 27 सितंबर। आज कौन सा दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड टूरिज्म डे। आज होता है वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो आज मेरे दोस्तों वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। और विश्व पर्यटन दिवस के साथ साथ में ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, इसे निम्नलिखित में से जिस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो याद रखिएगा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जिसे शॉर्ट में आप लोग WEF का नाम देते हैं। इस संस्था की स्थापना 1971 की है। इसका मुख्यालय मेरे दोस्तों कोलोगनी शहर में है, और ये कोलोगनी जो है मेरे दोस्तों स्विट्जरलैंड का ही शहर है। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जब चर्चाएं होती हैं, इसका वार्षिक सम्मेलन दावोस में आयोजित होता है, जिसे दावोस समिट के नाम पर भी जानते हैं आप लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है भाई, अब एक और बात बता दें, इस इंडेक्स की जब बात करते हैं तो इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग इस वर्ष 54 रही। पिछली रैंकिंग की जब बात करते हैं तो 46 थी। नंबर 1 पर कौन सा कंट्री आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे जापान। नंबर 1 पायदान पर कौन सा कंट्री? आप बताएंगे जापान। दूसरे की जब बात करते हैं तो वो है अमेरिका। तीसरे पर जब चर्चा करते हैं तो मेरे दोस्तों वो है स्पेन, जो कि नंबर 1 पायदान पर है। चौथे पर दोस्तों फ्रांस है, और 5वें पर है जर्मनी। इन रैंकिंग को याद रखिएगा दोस्तों, काम की हैं आपके लिए। ठीक है भाई, एग्ज़ाम के नज़रिए से सारे पॉइंट्स बड़े ही काम के हैं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, लेकिन बच्चों को इसकी जानकारी ज़रूर पहुंचाइए। अपने जो भी दोस्त साथी मित्र हैं उनको बताइए।
मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि एक मंत्रालय है जिसका नाम है मॉस्पी। क्या नाम है? मॉस्पी। ये जो मॉस्पी नाम का मंत्रालय है, इसके मंत्री कौन है? मंत्री है राव इंद्रजीत सिंह। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये सांसद कहाँ से हैं? गुरुग्राम से। कहाँ से सांसद है दोस्तों? याद रखिएगा, गुरुग्राम से सांसद है। गुरुग्राम से सांसद है। ओके दोस्तों, गुरुग्राम ये वही शहर है मेरे दोस्तों जो पहले गुड़गांव के नाम से जाना जाता था। यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय सोलर संगठन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, इसका मुख्यालय भी है और इसके इसमें प्रमुख जो हैं उनका नाम है अजय माथुर। तो अजय माथुर इस समय इसके प्रमुख भी हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, बड़े आगे की तरफ देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल, हु इज द चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। देखिए, प्रधानमंत्री की सलाह के लिए एक परिषद होता है जिसे आप बोलते हैं आर्थिक सलाहकार परिषद। इस परिषद के प्रमुख का नाम, चेयरमैन कौन है, आपको जवाब देना है। इस परिषद के प्रमुख का नाम, प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द, आंसर करिए फटाफट। तो मेरे दोस्तों देखिए, EACPM, इसके प्रमुख जो हैं ये विवेक देबरॉय हैं। क्या नाम है? विवेक देबरॉय। और याद रखिएगा, विवेक देबरॉय। ओके भाई। राजीव कुमार तो इस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, CAC के तौर पर है। VK पॉल की बात करेंगे तो ये हेल्थ एक्सपर्ट हैं और नीति आयोग में है। हेल्थ एक्सपर्ट, और कहाँ पर है दोस्तों? ये नीति आयोग में है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर है दोस्त? नीति आयोग में है। VK सारस्वत ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, ये भी नीति आयोग में ही हैं। रमेश चंद ये एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं और ये भी नीति आयोग में ही हैं। और ये जितने भी नाम बताए ना मैंने आपको, VK पॉल, VK सारस्वत, रमेश चंद, ये सब फुल टाइम मेंबर हैं नीति आयोग में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपके सामने है, वो कौन सा स्टेट है मेरे दोस्तों जिसके द्वारा इंडेक्स ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इंडेक्स ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी लार्ज स्टेट कैटेगरी में टॉप किया है। अब ये है क्या? तो मेरे दोस्तों वो कौन सा स्टेट है जो कि साक्षरता और संख्यात्मकता पर जो सूचकांक जारी किया गया है, जो 10 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनमें संख्यात्मकता और ये जो साक्षरता दर है उसको आंकने का एक पैमाना है जिसे NSO के द्वारा ही रिलीज़ किया जाता है। तो इसमें कौन सा स्टेट नंबर 1 पर है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल यहाँ पर नंबर 1 पायदान पर है। देश का पहला टायर पार्क मेरे दोस्तों यहीं पर है। अंडर वाटर मेट्रो जब बात की जाती है मेरे दोस्तों, तो देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो यहीं पर आ रही। देश की पहली मेट्रो भी यहीं पर आई थी, कलकत्ता मेट्रो, पूरी तरह से फुली इलेक्ट्रीफाइड है। आगे बढ़ते हैं। SDG इंडेक्स रिपोर्ट जो भारत में रिलीज़ की जाती है, कौन सा संस्था है, कौन सा मंत्रालय जिसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? तो मेरे दोस्तों उस मंत्रालय या फिर उस संस्था के बारे में आपको जानकारी देनी है जिसके, और यहाँ पर कामता शुक्ला जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मोस्ट वेलकम, वेरी गुड इवनिंग, मुझे स्वागत है। तो SDG इंडेक्स रिपोर्ट जो है इसे नीति आयोग जारी करता है, नीति आयोग। ठीक है भाई, नीति आयोग के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है जिसमें केरल नंबर 1 पायदान पर बताया गया था, सबसे बॉटम पर बिहार बताया गया था। ओके, एग्जाम में इससे संबंधित सवाल पूछे गए हैं। अब ये अभी लेटेस्ट रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, इसलिए अब पुरानी वाला जो इंडेक्स था उससे संबंधित सवाल कम ही पूछा जाएगा। बाकी मंत्रालय महुआ हरदीप सिंह पुरी के पास है, ये मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी के पास है। ये मंत्रालय में दोस्तों RK सिंह के पास है। NCAER इसका मुख्यालय में दोस्तों नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। और यहीं से शशांक भिड़े आते हैं जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर भी हैं, MPC के मेंबर भी हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, तो सारी बातें क्लियर हो रही होंगी आप लोगों को। यहाँ पर अगला सवाल आपके लिए है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी टॉप द सेफ सिटी इंडेक्स 2021, वो कौन सा शहर है जिसके द्वारा सेफ सिटी इंडेक्स 2021 टॉप किया गया था? अब ये क्वेश्चन 2021 का इसलिए पूछा गया है क्योंकि 2022 का इंडेक्स अभी तक आया नहीं है। तो ये कोपेनहेगन ही था जिसने 2021 के इंडेक्स में नंबर 1 पायदान हासिल किया था। कैपिटल सिटी है डेनमार्क की, और यहीं पर मेरे दोस्तों सेकंड इंडिया एंड नॉर्डिक कंट्री समिट का आयोजन हुआ। ये भी आपको पता होना चाहिए। इस इंडेक्स को भी मेरे दोस्तों इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा ही जारी किया जाता है। और ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स भी, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जो है इसको भी मेरे दोस्तों
यूं ही जारी करता है। तो देखिए मेरे दोस्तों 2021 रिलीज बाय इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, वेयर इज इट हेडक्वार्टर। इस इंडेक्स को मेरे दोस्तों रिलीज किया जाता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो लंदन में ही इसका मुख्यालय बताया गया है। अगला सवाल, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले इस इंडेक्स को जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो मेरे दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, अब इसी के आगे मैं यहाँ पर डे लगा दे रहा हूँ। तो आपसे अगर कोई पूछे कि डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो आप बताएंगे 3 मई को, 3 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। और इसी दिन मेरे दोस्तों एक इंडेक्स रिलीज होता है, और इस इंडेक्स को रिलीज करने वाली संस्था या एनजीओ जिसे बोल सकते हैं आप, उस एनजीओ का नाम क्या है। तो मेरे दोस्तों उस एनजीओ का कामता शुक्ला, रीजनिंग की क्लास नहीं दोस्त, मैं रीजनिंग नहीं लेता, बहुत पहले पढ़ाता था मैं रीजनिंग, लेकिन अब रीजनिंग नहीं पढ़ाता मैं, ठीक है। तो रीजनिंग की क्लास आप अनअकैडमी पर पढ़ सकते हैं, सर से, हिमांशु सर से पढ़ लीजिए, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं रीजनिंग क्लास, उनसे पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। तो इसे कौन सी संस्था रिलीज करती है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ये जो संस्था है 5वां ऑप्शन, इसके द्वारा रिलीज किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ठीक है भाई। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय पेरिस में ही है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस में ही है। अब इसके द्वारा जो इस इंडेक्स को रिलीज किया गया, नंबर 1 पर मेरे दोस्तों नॉर्वे, नॉर्वे नंबर 1 पायदान पर है नॉर्वे। भारत की रैंकिंग, इंडिया की जब बात करते हैं तो भारत की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है, और भारत की रैंकिंग 150 हो गई, 150 हो गई है। पहली पुरानी रैंकिंग क्या थी इंडिया की, 142 हुआ करती थी। तो ये सब बातें मेरे दोस्तों, देखिए कभी भी कोई इंडेक्स पढ़ते हैं आप, उस इंडेक्स से संबंधित पहली चीज़ तो मेरे दोस्तों किस संस्था के द्वारा रिलीज किया गया है, नंबर 1 पर कौन है, भारत की रैंकिंग क्या है, पिछले वर्ष नंबर 1 पर कौन था, भारत की रैंकिंग पिछले वर्ष कितनी थी, ये 5-6 बातें आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इस नज़रिए से काम की है सारी बातें, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगला सवाल आपके सामने है, इस समय LIC के चेयरमैन जिनका कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया गया। LIC के चेयरमैन कौन है भाई, MR कुमार साहब है, MR कुमार। इनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, तो इनका कार्यकाल मेरे दोस्तों 1 वर्ष के लिए एक्सटेंड किया गया है। तो 1 ईयर के लिए मेरे दोस्तों इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। आगे बता दें, LIC जो मेरे दोस्तों देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है, और ये सरकारी कंपनी भी है। इसमें सरकार के द्वारा 3.5% की हिस्सेदारी, 3.5% के जो शेयर्स हैं, इसको डिसइन्वेस्ट किया गया, शेयर्स को डिसइन्वेस्ट किया गया, सरकार ने किया डिसइन्वेस्ट, और इससे सरकार ने 21,000 करोड़ रुपए, इतने 1000 करोड़ रुपए सरकार ने रेज किए, फंड रेज किया है, ठीक है भाई। इस प्रोसेस को हम डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और हर वर्ष जब सरकार बजट पेश करती है तो सरकार के द्वारा डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट अनाउंस किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। अब LIC की जब बात करते हैं तो ये जो संस्था है, ये DSII कैटेगरी की कंपनी है। अब ये DSII कैटेगरी क्या होती है, आप में से बहुत सारे बच्चे जो कि बैंकिंग की तैयारी कर रहे होंगे, जिनको बैंकिंग अवेयरनेस की भी नॉलेज होगी, आप लोग DSIB के बारे में सुनते होंगे, है ना। DSIB स्टैंड फॉर डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। भारत में 3 बैंकों को RBI ने रखा है। ऐसे ही इंश्योरेंस सेक्टर में जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी है, उसका नाम है IRDAI। उसके द्वारा देश में 3 ऐसी ही संस्थाएं हैं जो कि इंश्योरेंस कैटेगरी की हैं, इनको DSII कैटेगरी में रखा गया है, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर, जिसमें LIC है, जिसमें GIC री है, और न्यू इंडिया एश्योरेंस है, NIA। ये 3 कंपनियां हैं जो कि DSII कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एज पर ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट, वो कौन सी इंडियन कंपनी है जो कि मोस्ट वैल्यूएड इंश्योरेंस ब्रांड बताया गया है ग्लोबली, यानी कि वैश्विक स्तर पर सबसे मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड कौन सा है, GIC री, न्यू इंडिया एश्योरेंस, LIC। तो मेरे दोस्तों कंपनी का नाम है LIC। अब समझिएगा, ये जो ऊपर की 3 ऑप्शंस हैं, इन्हीं को मैंने अभी बताया कि ये डोमेस्टिक
सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर के तौर पर कैटेगराइज की गई हैं। कौन कैटेगराइज करता है इन्हें? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI के द्वारा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में है। और इसके इस समय चेयरमैन कौन है? तो उनका नाम है देवाशीष पांडा। क्या नाम है भाई? देवाशीष पाटा। तो देवाशीष पांडा साहब जो हैं वो इस समय इस संस्था के प्रमुख हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। क्रिसिल, ऐसी और भी बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज हैं जिनके बारे में आप लगातार सुनते होंगे। ये संस्थाओं की रेटिंग रिलीज करती हैं। और यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, क्रिसिल जो है इसे निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ने एक्वायर किया? आपके एग्जाम में अभी तक कई बार पूछा गया है कि देश की पहली रेटिंग एजेंसी, तो याद रखेगा ये देश की पहली इंडियाज फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। देश की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ध्यान रखिएगा इसे मेरे दोस्तों। देश की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल, जिसको मेरे दोस्तों एक्वायर किया है S&P ने, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के द्वारा। स्टैंडर्ड एंड पुअर एक अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है भाई, इसके द्वारा इसे एक्वायर किया गया है। ये मूडी, फिच, ओनिक, ये सब जो कंपनियां हैं ऊपर की टॉप 3, ये मेरे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी CR एजेंसीज हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, जो कंपनियां होती हैं भारत में, इनको रेगुलेट कौन करता है? तो भारत में मेरे दोस्तों इन्हें कौन रेगुलेट करता है? आंसर करेगा कमेंट बॉक्स में, सेबी या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपके पास 2 ऑप्शन हैं, आप मुझे जवाब दीजिए। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, जैसे कि आप जिन संस्थाओं के बारे में सुनते हैं जो कंपनियों की रेटिंग निकालती हैं, आपको बताना है भारत में ऐसी संस्थाओं को कौन सी रेगुलेटरी बॉडी सेबी या RBI के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2021-22, देखिए बजट को पेश करने से पहले संसद में इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण जो है उसे बजट का बुनियाद माना जाता है, बेस माना जाता है, उसी के आधार पर बजट तैयार किया जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे पिछले वर्ष का होगा 2021-22 का, और उसी के आधार पर 2022-23 का बजट पेश किया गया संसद में। इस सर्वे में एक जानकारी दी गई कि वो कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा न्यूली रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स एंड यूनिकॉर्न्स रिकॉग्नाइज किए गए हैं। तो वो कौन सा राज्य है जिसने टॉप किया है मेरे दोस्तों नए रिकॉग्नाइज किए हुए स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स की लिस्ट में? तो राज्य है मेरे दोस्तों महाराष्ट्र के द्वारा टॉप किया गया इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। अब समझिएगा एक और बात, महाराष्ट्र ने मेरे दोस्तों शेड्यूल कास्ट एंटरप्रेन्योर्स ओन्ड MSMEs, इस कैटेगरी में भी सबसे ज़्यादा मेरे दोस्तों ये जो एंटरप्रेन्योर्स हैं इनकी संख्या महाराष्ट्र में ही ज़्यादा है। देश का पहला राज्य जो कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से इशू कर रहा है वो भी महाराष्ट्र ही है, ठीक है भाई। ऐसी बहुत सारी बातें हैं मेरे दोस्तों जो महाराष्ट्र से संबंधित हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। अब इसका फुल फॉर्म बता दीजिए BNPL का। जैसे मैं आपसे आजकल क्या पूछता हूँ, ONDC का फुल फॉर्म बताइए, आंसर करिए। ONDC का फुल फॉर्म क्या है? ऐसी BNPL का फुल फॉर्म क्या है? BNPL का फुल फॉर्म क्या है? जवाब दीजिए। तो BNPL क्या है भाई? BNPL का फुल फॉर्म है बाय नाउ पे लेटर। ये आजकल बहुत सारी जो फिनटेक कंपनियां हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, है ना, वो इस प्रकार की सुविधाएं दे रही हैं। बाय नाउ पे लेटर, अभी आप परचेज कर लीजिए, पेमेंट बाद में करिएगा। बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस प्रकार की सेवाएं दे रही हैं, आपको पता होना चाहिए। तो BNPL एक प्रकार की सर्विस है जो बहुत सारी NBFCs, बहुत सारी पेमेंट सर्विस कंपनियां आपको दे रही सेवाएं। ऐसे अगर कोई पूछे ONDC क्या है तो याद रखिएगा ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, ये सरकार के द्वारा डिजिटल कॉमर्स। और मेरे दोस्तों इस
नेटवर्क में पहली जो अंतर्राष्ट्रीय टेक जायंट है जिसने ज्वाइन किया है उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। पहली कंपनी है जिसने ज्वाइन किया है इस नेटवर्क को। याद रखिएगा, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में। अगली सवाल, ये योजना में दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं छात्रों को, है ना, निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था और साथ साथ में आने जाने की व्यवस्था भी, यानी कि उसका भी उनको भत्ता दिया जाएगा। तो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना खूब चर्चाओं में रही। तो इस योजना को कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया? ऐसी योजना एग्जाम में सवाल बना देंगे। और सही जवाब क्या है मेरे दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। दिल्ली की जब चर्चाएं करते हैं तो बिजनेस ब्लास्टर, देश के मेंटोर स्कीम, स्टार्टअप पॉलिसी, प्रतिभा विकास योजना, है ना, ऐसी बहुत सारी योजना मेरे दोस्तों दिल्ली में शुरू की गई जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में भी रही। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपको बताना है मेरे दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कि कृषि से संबंधित एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम है, इस योजना में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो पहला सवाल तो यही है, सीईओ के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है इस योजना के अंतर्गत, आपको इसकी जानकारी देनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सीईओ के तौर पर नियुक्ति किसकी हुई है? सीईओ के तौर पर नियुक्ति हुई है रितेश चौहान की। रितेश चौहान साहब इस पद पर बनाए गए हैं। ये योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, एग्रीकल्चर से संबंधित। देश की 60% पॉपुलेशन कृषि से संबंधित है, रूरल इलाकों में रहती है। सरकार का सारा वोट बैंक उधर ही है। ऐसी योजनाओं के माध्यम से मेरे दोस्तों किसानों को एक तरह से एश्योर किया जाता है कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है, आपकी फसल बर्बाद होती है, तो उसको इंश्योर किया जाएगा। ठीक है भाई। इस योजना के सही इंप्लीमेंटेशन के लिए सीईओ का पद क्रिएट किया गया और रितेश चौहान इस जिम्मेदारी को देख रहे हैं। ओके, जी अशोक कुमार की जब बात करें तो ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एनएमसीजी के डायरेक्टर हैं, मिशन डायरेक्टर हैं ये। अब राजीव रंजन मिश्रा को इन्होंने रिप्लेस किया। ठीक है भाई, ये बातें याद रखिएगा, काम की बातें। अगला सवाल, इस योजना के बारे में अगर बात करें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये योजना में दोस्तों 18 फरवरी को 18 फरवरी को 2016 को लॉन्च हुई थी। इस योजना में टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए मेरे दोस्तों हमारे कृषि मंत्रालय के द्वारा, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा एक एमओयू साइन किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसके साथ? यूएनडीपी के साथ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ। यूएनडीपी में दोस्तों जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और जिसके द्वारा अभी हाल में ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक जारी किया गया, जिसमें भारत की रैंकिंग 132 बताई गई है। ये सारी बातें आपके लिए बड़ी काम की है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। शेयर करिए अपने दोस्तों को। दोस्तों शाम को 7 बजे हम इस सेशन को लाते हैं आपके लिए। व्हाट इज द प्रीमियम अमाउंट इन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना? आंसर कर दीजिए, फटाफट बता दीजिए। जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम अमाउंट कितना है? पहले 12 रुपये हुआ करता था, नहीं। पहले 500 रुपये हुआ करता था, नहीं। 330 हुआ करता था, ये बात सही। पहले ये ओल्ड प्रीमियम हो गया। क्या है भाई? ओल्ड प्रीमियम ये है। ठीक है, ओल्ड प्रीमियम। नन ऑफ दीज सही जवाब है, क्योंकि सही जवाब है 436 रुपया, 436 बढ़ा दिया गया है। 330 से इसे बढ़ाकर 436 कर दिया गया है, 106 रुपये का इजाफा किया गया है। इसके लिए कोई भी सड़क पर नहीं उतरा अभी तक, बड़ी अच्छी बात है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड 2021 ज्ञानपीठ पुरस्कार? 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? तो देखिए मेरे दोस्तों, नीलमणि फुकन जूनियर, दामोदर मौजो, ये दो नाम हैं। 2021 2022 याद रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार की जब चर्चाएं करते हैं तो देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नहीं, लेकिन देश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में दोस्तों भारत रत्न है। दूसरे नंबर पर जब बात करते हैं तो पद्म विभूषण, तीसरे पर पद्म भूषण और चौथे पर पद्मश्री आता है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि देश में इस बार टोटल पद्मा अवार्ड कितने दिए गए? तो उनकी संख्या है 128, 128 अवार्ड्स दिए गए। ठीक है भाई, याद रखिएगा, सारी बातें बड़ी काम की हैं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार ऐसे ही मेरे दोस्तों व्यास सम्मान है, ऐसे ही कालिदास सम्मान, ऐसे अवार्ड्स हैं जो बड़े काम के हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2023 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल सिटी कौन से शहर को घोषित किया गया?
एक्रा, ग्वादलजारा, तबलिसी, कोलालमपुर, मैड्रिड। सही जवाब क्या है? तो मेरे दोस्तों एक्रा जो है ये 2023 के लिए 2023 के लिए मेरे दोस्तों ये कैपिटल सिटी है, याद रखिएगा इसे कैपिटल सिटी है। कहाँ की? घाना की। अफ्रीकन नेशन है घाना, उसकी कैपिटल सिटी है और इसे वर्ल्ड बुक कैपिटल के तौर पर भी अनाउंस किया गया है। अब यहीं से एक सवाल आपके मन में आना चाहिए कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो मेरे दोस्तों ये दिन होता है 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल को होता है। ठीक है भाई। यूनेस्को के द्वारा ही इस सिटी को अनाउंस किया जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए, ये है पेरिस में। और इसकी डीजी का नाम क्या है? डायरेक्टर जनरल। उनका नाम है मेरे दोस्तों ऑड्रे अजाउले। ऑड्रे अजाउले जो खुद फ्रांस से ही है। कहाँ से हैं? ये खुद फ्रांस से ही मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। एनएफआरए में मेरे दोस्तों निम्नलिखित में से वो कौन है जिनको 3 वर्षों के लिए चुना गया है? 3 इयर्स के लिए चुना गया है, 3 वर्षों के लिए चुना गया है एनएफआरए में चेयरमैन के तौर पर। टीवी सोमनाथन, केवी सुब्रमण्यम, वी अनंत सुब्रमण्यम, संजय सान्याल, अजय भूषण पांडे। नाम क्या है? तो मेरे दोस्तों पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे इस पद पर नियुक्त किए गए हैं। पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे इस पद पर नियुक्त किए गए हैं। टीवी सोमनाथन ये फिनेंस सेक्रेटरी हैं, वित्त सचिव हैं। केवी सुब्रमण्यम में दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में आईएमएफ में ईडी के तौर पर नियुक्त किए गए हैं अभी हाल में, पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। वी अनंत सुब्रमण्यम नहीं, वी अनंत नागेश्वरन इस समय प्रेजेंट में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। संजय सान्याल प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर, जिन्होंने इस बार इकोनॉमिक सर्वे संसद के पटल पर रखा था। आगे इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन जजेस कब ऑब्जर्व किया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च को होता है, तो ये दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च को, 10 मार्च को इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। इसी बात पे आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज कौन? फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज का नाम बता दीजिए, नाम क्या है? कमेंट। ऐसे सवाल आपके स्टैटिक के क्वेश्चंस होते हैं मेरे दोस्तों, एग्जाम में 1, 2, 3 सवाल पूछ लिए जाते हैं जो स्टैटिक से संबंधित होते हैं। तो 10 मार्च को मेरे दोस्तों ये दिन मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है ना। 8 मार्च को, 24 जनवरी को क्या होता है? 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे होता है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे होता है, चाइल्ड डे। और इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब होता है? ये होता है 11 अक्टूबर को। ठीक है। 13 फरवरी को क्या होता है? 13 फेब को मेरे दोस्तों ये होता है नेशनल वीमेंस डे, नेशनल वीमेंस डे। और किसका जन्मदिन होता है 13 फरवरी को? देश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी का जन्मदिन। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वो कौन है जिन्हें एनसीईआरटी के प्रमुख के तौर पर चुना गया है? एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी के अंतर्गत ही आने वाली संस्था थी। इसका नाम था CIET। इसको मेरे दोस्तों PM ई विद्या योजना के अंतर्गत, PM ई विद्या योजना जो थी इसके अंतर्गत इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT को, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से एजुकेशन को घर घर तक पहुंचाने के लिए सम्मानित किया है। किसने? यूनेस्को ने। तो CIET को यूनेस्को के द्वारा भी सम्मानित किया गया है। एनसीईआरटी के प्रमुख दिनेश प्रसाद सकलानी, दिनेश प्रसाद सकलानी याद रखिएगा, यहाँ पर प्रसाद लगा लीजिएगा। ठीक है। बलराम भार्गव ICMR में है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में है। मनोज आहूजा अब नहीं किसी पद पर भी। VA विद्यावती ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में ASI में। S सोमनाथ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के प्रमुख हैं। ओके भाई, बढ़ते आगे, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए कहने के लिए हम लोगों ने 100 सवाल पढ़े होंगे, लेकिन 100 सवाल में 5 ऑप्शन हैं और 5 ऑप्शन को विस्तार किया गया है इनका। एक तरीके से देखिए आप लगभग 400 से ऊपर बातें पढ़ चुके हैं, 400 से ऊपर वन लाइनर पढ़ चुके हैं हमारे साथ। ठीक है भाई, अपने दोस्तों को भला करना चाहते हैं उनको बताइए। और यहाँ पर अगला सवाल आपके सामने है। इस समय इंडिपेंडेंट चेयरमैन के तौर पर यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में किसकी नियुक्ति सरकार RBI के द्वारा की गई? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित में से वो कौन है जिनको नियुक्त किया यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में इंडिपेंडेंट चेयरमैन के तौर पर? नाम क्या है इनका?
इनका नाम है विनोद राय, पूर्व कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, फॉर्मर कैग, फॉर्मर कैग। इस समय प्रेजेंट कैग कौन है? जीसी मुर्मू साहब है। तो वो कौन है मेरे दोस्तों? जो कि इस समय यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में, इस संस्था में सीईओ और एमडी के तौर पर कौन है? तो सीईओ एंड एमडी के तौर पर नाम जो है उनका नाम है इंद्रजीत कैमोत्रा। क्या नाम है? इंद्रजीत कैमोत्रा जो है वो इस समय इस संस्था में सीईओ एमडी के तौर पर है, याद रखिएगा। 12वां स्मॉल फाइनेंस बैंक, 12th स्मॉल फाइनेंस बैंक मेरे दोस्तों यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है। एग्जाम में ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक है ना, इनसे संबंधित सवाल एग्जाम में बनता ही है, तैयार रहिएगा। बेचैन है पीयू के पेपर में आने के लिए, है ना। क्लैरिकल में नहीं पूछा गया तो पीयू के पेपर में पक्का आएगा, ध्यान रखिएगा। संजीव मेहता फिक्की के प्रमुख हैं। ये किसके प्रमुख है भाई? ये फिक्की के प्रमुख हैं। विनोद राय के बारे में, एससी खुंटिया जन स्मॉल फाइनेंस बैंक में प्रमुख के तौर पर हैं, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक में। रजनीश कुमार भारत पे में चेयरमैन है, भारत पे में चेयरमैन है। और इतरा देवीस ये इस समय उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसमें प्रमुख के तौर पर है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में प्रमुख के तौर पर है दोस्तों। अगला सवाल बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हु इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट। मैंने कल इस पे चर्चा भी की थी कि यूरोपियन यूनियन का 20वां देश होगा जो कि यूरो को करेंसी के तौर पर अपनाएगा, क्रोएशिया। फिर मैंने बोला कि यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम की कैपिटल सिटी में। और यूरोपियन यूनियन से संबंधित कमीशन जो है, काउंसिल जो है, पार्लियामेंट है, इनके प्रमुख के नाम भी आपको याद रखने ज़रूरी हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में सवाल बना सकते हैं। तो उसी नज़रिए से मेरे दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा सवाल रखा गया जिसमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो निम्नलिखित में से वो कौन है जिनको प्रेसिडेंट के तौर पर चुना गया है यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट में? तो यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट में निम्नलिखित में से कौन है? नाम है उनका रॉबर्टा मेट्सोला। तो रॉबर्टा मेट्सोला जो है मेरे दोस्तों ये प्रमुख के तौर पर चुनी गई हैं। अब उर्सुला वॉन डर लेyen जो है ये यूरोपियन कमीशन जो है उसमें प्रेसिडेंट हैं। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ये आईएमएफ की एमडी हैं। चार्ल्स मिशेल साहब जो हैं ये यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। पियरे ओलिवियर गोरिंचास ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पर है, चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पर है। तो ध्यान रखिएगा, सवाल एक कहने के लिए है, बातें इतनी सारी हैं जो आपको बताई जा रही हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं। पढ़ते रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते रहिए मेरे दोस्तों। कल भी आपके लिए शाम को 7 बजे ऐसे ही एक मैराथन सेशन लाएंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है भाई। हु अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फिकी, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि देश का एक पुराना ट्रेड एसोसिएशन है। 1927 की इसकी स्थापना है, 1927 की स्थापना है। महात्मा गांधी के रिकमेंडेशन पर, सुझाव पर इस संस्था की स्थापना जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ें। रेखा मेनन, टीवी नरेंद्रन, संजीव मेहता, उदय शंकर, उज्ज्वला सिंघानिया वो कौन है जो कि इस संस्था में प्रमुख हैं? तो संजीव मेहता इस संस्था के प्रमुख प्रेसिडेंट के तौर पर हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में सीएमडी के तौर पर, सीईओ एंड एमडी के पद पर भी हैं। ओके दोस्तों, काम की बात, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं लेकर आपको अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है। फिकी के द्वारा 7.0% देश की जीडीपी फोरकास्ट की गई है 2022-23 के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जब भी किसी बैंक को सेकंड शेड्यूल ऑफ कमर्शियल बैंक जिन्हें बोलते हैं, समझिएगा फिर से, आरबीआई के द्वारा किसी बैंक को जब शेड्यूल कमर्शियल बैंक से साइडलाइन कर दिया जाता है, मतलब उसे उसकी मान्यता रद्द कर दी जाती है, तो आपसे कभी कोई पूछें कि भाई कौन सा एक्ट है इससे संबंधित, तो याद रखिएगा आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में वो बैंक लिस्टेड हैं, वो बैंक रजिस्टर्ड हैं जिन्हें आप शेड्यूल कमर्शियल बैंक बोलते हैं। और जब लाइसेंस कैंसिल किया जाता है, मर्जर किया जाता है, तो इन्हें सेकंड शेड्यूल से बाहर भी कर दिया जाता है। तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया इस समय अब आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में नहीं है, क्योंकि इसका मर्जर में दोस्तों कहाँ पर हो गया है? पीएनबी में हो गया है, पंजाब नेशनल बैंक में हो गया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अभी भी है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक अभी भी है, इंडियन बैंक और यूनियन बैंक भी काम कर रहे हैं, ठीक है भाई।
आरबीआई से संबंधित सारी बातें आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत बताई गई हैं। सेक्शंस के मुद्दे पर हम प्लस वाली क्लास में डिस्कशन करते रहते हैं। अगले सवाल पर, वो कौन सा यूनियन टेरिटरी है, उस यूटी के बारे में जानकारी दीजिए। जो देश का पहला हर घर जल यूटी है, फर्स्ट हर घर जल यूटी यूनियन टेरिटरी। हर घर जल का मतलब है सभी रूरल हाउस जो हाउस हैं वहाँ तक टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया गया है। तो मेरे दोस्तों अंडमान निकोबार, तो देश का पहला हर घर जल यूनियन टेरिटरी जो है अंडमान निकोबार है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें, दूसरा कोई पूछे तो बोलेंगे सेकंड है पुदुचेरी। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए एक और बता दें, दमन दीव और दादर नगर हवेली ये भी अब रजिस्टर्ड कर दिए गए हैं, इनको सर्टिफाइड कर दिया गया है हर घर जल यूटी के तौर पर। हर घर जल योजना जो है ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रही है। किसके तहत चल रही है दोस्तों? जल जीवन मिशन के अंतर्गत, जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रही है। जल जीवन मिशन में दोस्तों 2019 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत हर घर जल सभी रूरल हाउस होल्ड को टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। पहला स्टेट आपसे अगर पूछा जाए फर्स्ट स्टेट तो वो है मेरे दोस्तों गोवा। ठीक है भाई, आपसे अगर पहला डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है तो वो डिस्ट्रिक्ट है मेरे दोस्तों बुरहानपुर, जो कि एमपी का है। बुरहानपुर मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, याद रखिएगा। फर्स्ट हर घर जल डिस्ट्रिक्ट एग्जाम में सवाल बन सकते हैं, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जल जीवन मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय इस समय गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट प्रहलाद सिंह पटेल संभाल रहे हैं। कौन सा स्टेट है जो कि दूसरा राज्य है, सेकंड स्टेट, जिसने एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इंप्लीमेंट किया? पहला स्टेट नहीं, सेकंड स्टेट पूछा जा रहा है। तो मेरे दोस्तों सेकंड स्टेट जो है वो है मध्य प्रदेश। एमपी इज द सेकंड स्टेट। आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट स्टेट कौन सा है तो पहला राज्य मेरे दोस्तों वो है कर्नाटक, याद रखिएगा। पहला राज्य है कर्नाटक, दूसरा राज्य क्या है? मध्य प्रदेश। ध्यान रखिए, सारी बातें पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलते हैं अगले सवाल पर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की रिकमेंडेशन, उस पैनल के हेड के कस्तूरी रंगन इसरो के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। अगला सवाल, ये जो श्रेष्ठ नाम की स्कीम है मेरे दोस्तों, इस स्कीम को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया? अब पहले समझ लीजिए श्रेष्ठ ये जो स्कीम है, इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो भी शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स हैं मेरे दोस्तों, उनके सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए मेरे दोस्तों इस योजना को लॉन्च किया। और इस प्रकार की जो भी योजनाएं होती हैं उसे लॉन्च करने वाला मंत्रालय होता है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। इस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया जाता है। मंत्री कौन है? वीके खटिक, यानी कि वीरेंद्र कुमार खटिक इस समय इस मंत्रालय को संभाल रहे हैं। ठीक है भाई। अगला, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया। तो श्रेष्ठ जो है इसका फुल फॉर्म क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। श्रेष्ठ का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। इस चीज़ को समझिएगा, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है भाई। सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए लॉन्च किया गया शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट के लिए। मैक्सिमम शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन कहाँ पर है? पंजाब में। मैक्सिमम शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन कहाँ है? पंजाब में। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट विजय सांपला साहब हैं। याद रखिए, सारी बातें बड़ी काम की। अब अगला सवाल जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को मेरे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया जाता है या फिर रिलीज किया जाता है? तो आमतौर पर इस प्रकार के सवाल को जब बच्चा पढ़ता है तो वो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन लगाएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लगाएगा, लेकिन वर्ल्ड बैंक भी लगा सकता है। हमें इस पर ध्यान कम जाता है बच्चों को। तो सही जवाब क्या है? UNCTAD, अंकटैड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका मुख्यालय मेरे दोस्तों जेनेवा में है। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? याद रखिए, इसका मुख्यालय है जेनेवा में। जेनेवा में इसका मुख्यालय है। और इसकी प्रमुख जो हैं उनका नाम क्या है? रेबेका ग्रीनस्पैन। तो नाम याद रखिए, रेबेका ग्रीनस्पैन। रेबेका ग्रीनस्पैन इसकी प्रमुख है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योगा डे जो है इसका थीम क्या है 2022 का? तो ये था योगा फॉर ह्यूमैनिटी। योगा फॉर ह्यूमैनिटी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई। पहली बार वर्ष 2015 में से सेलिब्रेट किया गया। इस बार 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया
नरेंद्र मोदी जी की जब बात की जाती है मेरे दोस्तों, इस अवसर पर वो मैसूर में कार्यक्रम में शामिल हुए। When is the यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे? तो यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये 23 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, जून 23 को। और इसी दिन मेरे दोस्तों यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड अनाउंस किए जाते हैं। भारत का एक सेवा, भारत की एक सर्विस, एक राज्य के द्वारा शुरू की गई सेवा जिसका नाम है मो बस सर्विस, उसे इस बार यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जून 20 की जब बात करते हैं तो ये होता है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। कौन सा डे होता है दोस्तों? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। जून 21 की जब चर्चाएं करेंगे तो इस दिन होता है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। जून 27 MSME डे, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डे। जून 29 की जब चर्चाएं करते हैं तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, स्टैटिस्टिक डे। ठीक है भाई, पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, दिन बड़े काम के हैं, और इस तरह से आज के इस सेशन की समाप्ति की तरफ हम थोड़ा अग्रसर होते हैं। मेरे दोस्तों, ऑफ़र चल रहा है, आपकी जिम्मेदारी बनती है इस ऑफ़र को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। इस कोड को आग की तरह फैला दें, BPM10 कोड। इस कोड का इस्तेमाल करके आप किसी भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर 20% से ज़्यादा तक का ऑफ पा सकते हैं, क्योंकि इसमें क्रेडिट कॉइन्स भी इंक्लूड हो जाएंगे। मोर देन 20% ऑफ मिल जाएगा आपको। कोड क्या है? BPM10। मेरा नाम भास्कर प्रताप मिश्रा, उसे शॉर्ट में कर दीजिए, BPM10 लगा दीजिए, तो 20% का ऑफ मिल जाएगा आपको। आगे बढ़ें दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, GA बाई भास्कर सर। दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल। आप इस टेलीग्राम चैनल के साथ अपने आप को जोड़ लीजिए। सभी सेशंस शेयर्स किए जाते हैं यहाँ पर। दिस इज़ माय कोड BPM10। इस समय 20% का ऑफ चल रहा है, फ़ायदा उठाइए। मेरे दोस्तों, हमारा लक्ष्य आप तक बेस्ट कंटेंट, बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करने का है, और इसकी मदद से हम चाहते हैं कि आप अपने गोल को क्रैक करें। तो मेरे दोस्तों, अनअकैडमी के साथ अपने आप को एनरोल करिए। लेट्स क्रैक इट के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति करिए, अपने गोल को क्रैक करिए। अभी के लिए इतने काफ़ी है। धन्यवाद। होप सो आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। जाते जाते सेशन को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं 10:05 पर अनअकैडमी स्पेशल क्लास पर। अभी के लिए इतने काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।